नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया सोनामक्स आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज फिर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं, एक खास शो के साथ, एक खास प्रोग्राम के साथ, एक खास शख्सियत के साथ। उन्हें जुड़ने में थोड़ा-सा विलंब हो रहा है, कोई बात नहीं, हम प्रतीक्षा करेंगे। आपका हमारे साथ होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, एक बड़ी ओहदे की बात है। तब हेलो। तक हम बात करते हैं देवशील की। जी। जी हाँ, देवशील एक ऐसा खूबसूरत पेज जो रश्मि जी ने अपने माता-पिता के नाम से बनाया है और बहुत जुनून से वो ये कार्य कर रही हैं। तो इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदरणीय विजय किशोर मानव जी। आपका स्वागत करने से पहले मैं स्वागत करती हूँ अपने शब्दों में बुलाती हूँ, आह्वान करती हूँ, वंदना करती हूँ कि मैं हूँ केवल बिंब मात्र, विस्तृत संसार तुम्हारा है। मैं हूँ केवल बिंब मात्र, विस्तृत संसार तुम्हारा है, जिससे अंतस्थ स्वयं सुगंधित वो अभिसार तुम्हारा है। हर पूजा का प्रथम पुष्प है, तुम्हें समर्पित है माते। हर पूजा का प्रथम पुष्प है, तुम्हें समर्पित है माते। मेरे इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। मेरे इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। तो हे सरस्वती माँ, हमारी शब्दों में आकर समा जाइए, हमारी कलम की नोक पर बैठिए कि जो भी शब्द हम लिखें कहें वो देश हित में हो, समाज हित में हो, जनहित में हो। आज आप सबका दूसरा मैं शुक्रिया करूंगी जितने भी लोग हमारे साथ इस मंच से आज जुड़े हैं या जुड़ेंगे, क्योंकि भारतीय संस्कृति का पालन करते हैं हम, भारतीय जमीन से जुड़े हैं हम, तो कहती हूँ कि मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। अगर आप नहीं तो हमारे यहाँ होने का कोई औचित्य नहीं। हमारी बातचीत आप सभी को समर्पित है और फिर नमन करती हूँ देवशील मंच को और चौथा नमस्कार करती हूँ आदरणीय विजय किशोर मानव जी का, जो नमस्ते। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। नमस्कार। हम्म। आप कानपुर से हैं और जी। 9 अक्टूबर को आपका जन्म होता है। तो सीधे-सीधे हम आपके बारे में मैं सबसे पहले तो एक मुक्तक यूँ कहना चाहूँगी, आपकी नज़्र करती हूँ कि गुल कली खुशबू सबा चाहत का मंज़र मैं ही मैं। इस मैं को में आप विजय किशोर मानव को मानकर चले कि गुल जी। कली खुशबू सबा चाहत का मंज़र मैं ही मैं। मेरी दस्तक मेरी आहट मेरे अंदर मैं ही मैं। और लम्स मेरा इस तरह शादाब रखता है मुझे। लम्स मेरा इस तरह शादाब रखता है मुझे। बूंद हूँ बारिश भी हूँ दरिया समंदर में ही मैं। बूंद हूँ बारिश भी हूँ दरिया समंदर में ही मैं। तो ये वो समंदर है जो एक नदी में आकर समा गए। लोग कहते हैं कि उन्हें काम बहुत है और आप कहती हैं कि आपको आराम बहुत है। तो बहुत छोटी उम्र से आपने जो कार्य करने शुरू किए और इतना लंबा सिलसिला चला कि आज तक भी आप उतने ही जुनून से अपने कामों को कर रहे हैं। कादम्बनी के आप संपादक रहे हैं। दैनिक हिंदुस्तान में आपने 15 वर्षों तक संपादन किया है। दैनिक जागरण में भी अनेक वर्षों तक आपने संपादन किया और 47 वर्षों तक आप पत्रकारिता में रहे। तो सबसे पहली बात मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि इतना लंबा आपका संपादन और पत्रकारिता का जो अनुभव रहा और हम इसके बारे में बहुत ऐसा सुनते हैं कि ये मीडिया जो है वो बिकाऊ है या जो भी सरकार होती है उसके अनुसार उसमें लिखा पढ़ा जाता है या जो भी कविताएं, जो भी कहानियां, जो भी लेख कविता इनमें छपते हैं उसके पीछे या तो कोई बहुत बड़ी सिफारिश है और या फिर पैसा। तो आपका अनुभव इस सब के लिए कैसा रहा? ये लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं वो जानना चाहते हैं और मैं भी जानना चाहती हूँ। आदरणीय विनोद विजय किशोर मानव जी, आपका स्वागत। आपका बहुत धन्यवाद। और रश्मि अभय जी ने अपने देवशील प्लेटफॉर्म पर मुझे आमंत्रित किया। इस बात के लिए मैं बड़ा आभारी हूँ कि आप अपने मित्रों से और मेरे मित्रों से मुझे मिलवाने का आपने जो काम किया है वो बहुत नेक है। हम बचते रहते हैं लेकिन कोई न कोई मौका ऐसा आ जाता है जब हमें ऐसा करना ज़रूरी लगता है, अच्छा भी लगता है। तो आज वो मौका है। आपके सवाल
में आप आज देख रही हैं, आपने वो कल जी आपकी नज़र में है नहीं। जब हम जी जी बीएससी किया मैंने, जी सर। मैं कानपुर आगरा से बीएससी किया और कानपुर पहुंचा तो मेरे एक रिश्ते के मामा जी थे, उनके एक साप्ताहिक अखबार में थोड़े दिन मैंने साहित्य का काम किया, मेरी रुचि थी। मैं साइंस का, फिजिक्स, जी केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का ग्रेजुएट था, लेकिन मेरे मन में कविता रहती थी। आगरा में मैं लिखता भी था, थोड़ी थोड़ी गोष्ठियों में जाता भी था, लेकिन कच्चा था। पर उसने मुझे ऐसी लौ लगा दी कि मैं किसी ऐसी दुनिया में काम करूं कि जहां हमारे लिखने पढ़ने को मौका मिलता रहे, मैं आगे बढ़ूं। क्योंकि आप कहीं साइंस में, हम केमिस्ट होते होते बचे, हम कहीं ऑडिटर जी जी होते जी होते बचे, क्योंकि नौकरियों की ज़रूरत हमेशा थी, आज भी है। और पहले ऐसा लोगों को लगता है कि आसानी से मिल जाती, तब भी दिक्कत थी। पर मैं जब यहाँ हम्म आया तो मुझे लगा कि ये अच्छा काम है, क्योंकि हम्म इसमें हम अपने मन का बहुत कुछ कह सकते हैं। आप आज की पत्रकारिता देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि पैसा भले थोड़ा बहुत मिल जाता हो, लेकिन वैसी हम्म। पत्रकारिता का समय नहीं है जैसा हमारे समय में था। मैं बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति हूँ। एक तो भाग्यशाली इसलिए हूँ कि मैं गंगा के दुआबे में पैदा हुआ, गंगा यमुना के बीच में पैदा हुआ। मेरे माँ बाप और जी उनका जी सबका संस्कार, भले ही वो लिखते नहीं थे, लेकिन ऐसा था कि कभी वो रोकते नहीं थे। और शुरू हम्म। में बहुत संपन्न थे, फिर गरीबी आ गई, तो गरीबी ने हमें जी अच्छा बेहतर मनुष्य बनाने में मदद की। और जब हम कविता में आए तो वो बेस्ट टाइम था कविता में आने का, क्योंकि उसके पहले के लोग किन्हीं आंदोलनों में, आज़ादी के आंदोलन वाले कवि थे, किसी वाद के कवि थे, छायावाद के कवि थे। खुली कविता की दुनिया हमारे दौर से शुरू हुई। हम लोग जब 8वें दशक में शुरू किया हमने ठीक से कहना सुनना, तो उस समय कविता के लिए खूब खुला आसमान था, हर तरह से कह पाने की स्थिति थी। इमरजेंसी जैसे दौर में भी हमने बहुत कुछ कहा और पकड़े नहीं गए, जी गिरफ्तार नहीं हुए, हम्म। और संकेतों में कहने में आनंद था। तो और कवि हम्म सम्मेलन भी उस समय अच्छे होते थे, ऐसा लगता था कि बढ़िया अच्छी स्थिति है। और जब मैं हम्म पत्रकारिता में उसी समय आया, क्योंकि मुझे लिखने पढ़ने का शौक था, मुझे लगा ये दुनिया तो बहुत अच्छी। और हम्म। हम जिनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ पढ़ाई लिखाई है, उससे भी वो एक ताकत बन सकते हैं, समाज में अपना हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो मैंने पत्रकारिता की कोशिश की और मैं दैनिक जागरण में एक प्रशिक्षु पत्रकार के रूप में आ गया। मुझे खूब काम करने का मौका मिला। मैं साइंस का आदमी था, तो मुझे टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स और मेडिकल इंस्टीट्यूट और इन सब की रिपोर्टिंग का काम थोड़े ही समय में मिल गया, अच्छा सौंपा गया। क्योंकि वहाँ साइंस के लोग होते नहीं थे। हाई स्कूल इंटर पास लोग, पुराने लोग होते हम्म थे। ऐसा पढ़ा लिखा नहीं हम्म होता था जो साइंस की सारी ब्रांचेस को समझता हो। तो मेडिकल है, हम्म इंजीनियरिंग है। कानपुर जहाँ मैं था वहाँ शुगर इंस्टीट्यूट है, आईआईटी है, एचबीटीआई था, टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट है, वहाँ चमड़े का इंस्टीट्यूट है, जिसमें सारी बैचलर डिग्रियां मिलती थी। तो उन सारी जगहों की हम्म रिपोर्टिंग करने का मुझे मौका मिला। आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक तरफ हम लिखने वाले साहित्य और दूसरी तरफ ये साइंस हम्म। वाला, लेकिन मुझे उसमें साइंस वाला हाँ। मौका मिला आगे आने का। और उस समय ऐसा, हालांकि थोड़ा थोड़ा बीच में हुआ कि लोग पैसे लेके खबरें वबरें छापने का, उस समय भी थोड़ा थोड़ा होने लगा था। हम्म। बेईमान लोग कुछ एक बोतल लेके और कुछ 10-20 रुपए लेके फोटो भी छाप दें और कुछ करें, लेकिन जी ये जी आम जी नहीं जी था। उन्हें बहुत खराब समझा जाता था, पत्रकारों के बीच में, सारे शहर के बीच में बहुत खराब समझा जाता था। तो ये जो अच्छा समझा जाना है, यही मुख्य धारा होती है बहुत हमारी। बड़ी बात कही आपने। हाँ, देवी देवताओं में भी सब अच्छे नहीं हैं। जब हम यज्ञ करते हैं सर घरों में, तो हम सबका आह्वान करते हैं। तो एक जी बेईमानी की एक देवी हैं, उनका नाम है निरृति। हम्म, तो हम जी उनसे दूरी बना के रखते हैं, उन्हें नहीं बुलाते, लेकिन हैं वो देवी। तो इसका मतलब है हर दौर जी में जी अच्छे या बुरे होते हैं, पर वो मुख्यधारा में नहीं हम्म। होते। जब वो मुख्यधारा में नहीं होती तो अच्छी दुनिया जो रहती है। हमारी पत्रकारिता में हमने जो चाहा वो किया। बड़े पदों पर आने के पहले छोटे पदों पर रहने पर भी मुझे किसी ने कभी नहीं रोका। मैं हम्म जागरण में भी मैं संडे एडिटर था,
और मैंने अपने पन्नों में साहित्य छापा। पहले पन्ने पे कहानी और कविता छापता था मैं, और देश के बड़े से बड़े लोगों को मैंने उस जागरण अखबार से जोड़ा, जिसमें उस समय तक बड़े लोग नहीं छपते थे, कोई भेजता ही नहीं था। जी, जी, बहुत तो बड़ी बात कह रहे हैं सर। जो हाँ, आपने ये बात और कही ना कि अच्छा अच्छा माना जाना या अच्छा कहा जाना, ये सारा जी सार इसी में ही है कि उस समय में लोग इतने मतलब नंगे कह लो कि नहीं थे, आत्मा से नंगे इतने नहीं थे कि अपने आप को हमें कोई बुरी नज़र से ना देखे या हमें कोई बुरा ना कहे। ये एक बहुत जी बड़ी जी बात थी। उस समय क्या मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ की बात करूँ तो मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि एक बार मुझे मेरा एक्सीडेंट हो गया था और बड़ा खुला मौका मेरे सारा घर जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में था, तो मुझे जी खुली जी छूट मिली थी कि आप एक्सीडेंट हुआ है तो आप चीटिंग कर सकते हो साथ वाले के साथ। हम्म लेकिन हम्म बस इतनी सी बात कि मैं अपनी उस मैम की नजरों में बुरी हो जाऊंगी, सिर्फ इतनी सी हम्म बात ने मुझे उस चीटिंग हम्म उस नकल करने से रोक दिया कि नहीं, मेरे कम मार्क्स आ जाए वो मुझे मंजूर है, लेकिन अपनी मैम की हाँ, नजरों में मैं बुरी हो जाऊं वो मुझे मंजूर नहीं। तो फिर आपके समय में इस बात को अगर हम मद्देनजर रख के चलें तो ये बहुत बड़ी बात थी जो आपने कही। लेकिन आज का हम्म, जो समय है इसमें उतनापन नहीं रहा कि कलम भी बिकाऊ है और पत्रकारिता भी काफी हद तक मतलब हम ऐसा सोच के और मान के चलते हैं। अभी भी मुझे लगता है, देखिए इसमें भी अर्धसत्य है, जी ये पूरा सच नहीं है। जी बहुत सारे लोग हैं उसमें जो विवश हैं हम्म, कि वो अपने जी मन का नहीं कह पा रहे हैं, और जो जी उन्हें कहना पड़ता है वो कह रहे हैं। उस कहने जी पढ़ने जी वही में जो बात है। लोग नियंता हैं, जो हाईएस्ट पोजीशंस में हैं, वो या हम्म मालिक, उनकी भी तमाम तरह से हम्म व्यवस्थाएं हैं, और मुझे लगता है कि वो हम्म, अपने मन का नहीं कह पा रहे हैं। जब जी जी बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जहां आप बंधे हों, बहुत सारा कुछ आप अपने मन का नहीं कह पा रहे हैं, तो कमाने की प्रवृत्ति जो इस पत्रकारिता से जुड़ी है उसमें लोग कमाना धमाना भी शुरू कर देते हैं। हम कभी आए थे जब अपने अखबार में, तो हमें ये लगता था कि आपको लगेगा कि ज्यादा वक्त ले रहा, मैं वक्त नहीं लेना चाहता, लेकिन बात कहनी हम्म, है। उस नहीं जमाने कहनी है में बात, कोई बात हाँ, बजाज का स्कूटर जो है वो ब्लैक में मिलता जी था, पत्रकारों हम्म को ऐसे ही मिल जाता था। तो पत्रकार हम्म, उसे, कुछ पत्रकार लेके बेच देते थे, उसमें कुछ पैसे जी मिल जी जाते जी थे। जी तो हम्म उनको भी बहुत खराब समझा जाता था। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अलग से कुछ कमाने की प्रवृत्ति, वो सोचते हैं कि जब हमें कुछ कहने को मिल ही नहीं रहा है, बहुत सारी जगह हमें अपने हम्म मन का करने को नहीं मिल रहा है, तो वो अगल बगल दाएं बाएं जो भी मौका लगता है वो करते हैं। हम जब उस हम्म, समय गए बताया, तो मैंने कहा कि हमारा मालिक जो है उसके लिए हम आदर्श होते थे, हम ईमानदार रहना चाहते थे। जो आपको बताई कि ना कि वो हम्म, स्कूटर बेच लेते थे, तो वो तो घटिया थे, हम्म, हम तो बहुत हम्म, अच्छे थे। हम्म, लेकिन हम हम्म, ईमानदार उस बेईमान मालिक के लिए थे, जो हर शहर में प्लॉट खरीद ले लेता था सरकारों से, हम्म, हर जगह कोई ना कोई चीज उस अपने छपने छापने की हैसियत के बदले में कुछ ले लेता था। तो जो अखबार का मालिक हम्म, है, अगर वो बेईमान रहे तो बहुत अरसे तक लोग ईमानदार क्यों रहेंगे? हम किसी क्यों रहेंगे? बेईमान के लिए ईमानदार बने रहें, ये हमारे दौर का सच था। लेकिन आज किसी जी जी बेईमान के लिए या दाएं बाएं करने वाले के लिए कोई और भी दाएं बाएं ना करे, कर्मचारी क्यों नहीं करे? ऐसा तर्क क्यों है। नहीं करें? हाँ इसलिए ये सारा कुछ है। जी वैल्यूज का बिल्कुल। जो डिवेल्यूएशन है, वो हमारी पत्रकारिता, हम्म, चूंकि आज़ादी के लिए लोग लड़ते थे मरते थे, वो पत्रकारिता में भी वही बात थी, मिशन की पत्रकारिता थी। हम चाहते थे समाज हम्म, बेहतर हो, हम चाहते थे उसमें साहित्य आए, उसमें कलाएं आए। लेकिन आज के हम्म, दौर में उस सब की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मिशन नहीं है। जो कंपनी एक अखबार जी चला बिल्कुल। रही है या चैनल चला रही है, उसे अपने बेनिफिट्स से हम्म, फायदा है, अदरवाइज कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ पैसे हैं जो कमाने हैं, कुछ काम बिल्कुल। कराने हैं, वो सारा कुछ। हम्म, आज के दौर में मुख्य उद्देश्य वो है। अब मुख्य हो मुख्य गया। उद्देश्य समाज में नई और अच्छी बातें पैदा करना, या जो अच्छी बातें हैं उनकी रक्षा करते रहना, ऐसा किसी मीडिया का हम्म, धर्म बचा नहीं बिल्कुल ठीक कहा आपने। है। बिल्कुल सही कहा आपने कि आत्म प्रशंसा में जुटे दिखते हैं सब लोग, आत्म प्रशंसा में जुटे दिखते हैं सब लोग, अपने सुख के वास्ते बांट रहे हैं रोग, अपने सुख के वास्ते बांट रहे हैं रोग, कुछ ऐसा ही माहौल आज का हो गया।
और हमारे साथ जुड़े हैं विनोद कवात्रा जी। आपका स्वागत जी करती हूँ। पुष्पा कान्यालमा, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अमूल कुमार चौधरी जी कह रहे हैं, परम सत्य कहा आपने। बेशक आप बहुत बड़ा नाम है, एक जानी पहचानी शख्सियत है, तो जो आज हमारे साथ आप जुड़े हैं। आनंदा पाटनी जी कह रही हैं, बिना पूर्व ग्रह के हर किसी का पक्ष रख रहे हैं मानव जी। बेशक वो ऐसी ही शख्सियत है। पुष्पा कान्यालमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद कवात्रा जी स्वागत कर रहे हैं हम दोनों का, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चंद्रदेव दीक्षित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कवि राजेश भारती जी, अनंता पटनी जी, अनामिका सिंह अविरल जी लगातार कमेंट कर रही हैं, और आपका जवाब जो है उससे सभी लोग प्रसन्न है। आदरणीय हरगोविंद झाम जी, जो पानीपत से एक बहुत बड़ा नाम है, आपका भी बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं विजय किशोर मानव जी की तरफ। तो आप नवगीत के एक सुप्रतिष्ठित कवि के रूप में 45 वर्षों से एक जाना माना नाम है। आप मुखचंद कविताओं में भी कविताएं कहते हैं, और जीवन के सूक्ष्म तत्वों को आप अपनी कविता में उतारते हैं। तो आपने सबसे पहली कविता कब लिखी, और इस तरह की कविताएं लिखने का कैसे आपके जहन में आया कि जीवन, मैंने आपकी उसमें फेसबुक वॉल पे भी पढ़ा है कि बहुत छोटे में बहुत बड़ी बात और बहुत गहरी बात आपने कही है अपनी कविताओं में। तो कुछ एक कविताएं या कुछ एक बात मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, और अगर आपको कोई अपनी पहली कविता या कोई बड़ी प्रभावी कविता आपको याद हो तो वो हम आपसे जरूर सुनना चाहते हैं सर। देखिए, मैं 8वीं में पढ़ता था। हालांकि सब लोग ऐसे ही जी। कहते हैं कि हम जब पैदा हुए थे तभी से हाँ। काफी कविता का मुझ में जी लगता जी था, जी। पर मेरे मुझ में ऐसा जी नहीं जी। था। मैं तमाम जी आयोजनों जी। में स्कूल के और बाद माध्यमिक और अपने स्कूलों में प्रतियोगिताओं में भाग लेता था, और तब अपनी कविता तो लिखता नहीं था, दूसरों की कविताएं ही सुनाते थे, कह के पढ़ते सुनाते थे, थे कि हाँ। इनकी कविता है, और गाते थे। जी जी। तो उसमें अच्छा लगता था। सब हमारे प्रिंसिपल वगैरह बहुत मेरे प्रशंसा करते थे। तो एक तो ये हम्म। बात थी। लेकिन 8वीं में जब मैं पढ़ता था तो मेरे एक चाचा का बेटा था, वो बड़ा जयचंद की तरह का आचरण उसने किया हम लोगों के साथ। जब जी। हम स्कूल से अच्छा। लौटते थे तो दो पक्ष होते थे, हम एक, मैं और मेरा भाई बड़ा, और बाकी और लोग हम्म। गांव के दूसरी बिरादरी के बच्चे, वो जी लड़ते जी थे, जी। मारपीट पे हम्म। आमादा होते थे। तो हम दोनों ही उनको निपटा लेते थे अपने आप, क्योंकि हम एक थे, बस जी दो भाई एक थे और जी बाकी जी। सब अलग अलग थे। तो वो उधर मिल गया तो मुझे बड़ा तकलीफ हुई। तो पहली बार मैंने उस पर लांछित करते हुए उसे कुछ पंक्तियां लिखी थी। वो हम्म। मुझे अब याद नहीं है, मेरे पास है जी। भी नहीं। उन्हें नहीं नहीं, रखना कोई मैंने बात कोई नहीं, हाँ। ठीक नहीं समझा। हाँ, वो कोई लेकिन फिर जरूरी भी नहीं, ठीक। हाँ, क्योंकि वो कविता का मुख्य उद्देश्य वो नहीं था। नहीं था, हाँ। और जी मैं चूंकि फिल्मी गाने मुझे बहुत पसंद थे, मैं वो सुनता था। जी। और आगरा कॉलेज में जब पढ़ता था तो साइंस पढ़ता था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। हम्म। लेकिन हमारी रुचियां जी। ऐसी हो गई थी, मैं थोड़ी थोड़ी कविता लिखता था। मुझे लगता था मैं हम्म। भी ठीक लिख नहीं पाता। लेकिन हम्म। मैं जाता था वहाँ के हिंदी डिपार्टमेंट में, और वहाँ से जो प्रोफेसर्स थे उनसे बातचीत करना, मिलना जुलना, अपनी तो कुछ कविताएं बताना, दिखाना, सुनाना, और उनसे राय लेना। वो तमाम किताबें मुझे बताते थे, मैं हिंदी की किताबें लेके लाइब्रेरी से और फिर पढ़ता रहता था, और उसी समय लिखता था। हम्म। कुछ गोष्ठियों में जाने आने लगे। उस समय हमारे कई मित्र थे जो आगरा कॉलेज में ही थे। प्रकाश मनु हैं उनमें से, हम्म। आज एक बच्चों के साहित्यकार हैं, उनका नाम है काफी। हम्म। तो वो भी हमारे साथी थे। तो उस समय से लिखना शुरू किया। लेकिन शेप हमें, हम कानपुर जब आए फिर लौट के, तो ये 72 हम्म। के बाद की बात है, जब हमें ठीक से हमने कहना शुरू किया। और हम्म। मेरे मन में हमेशा बहुत सहज कहना, सरल कहना, और कुछ हम्म। कहना, कोई बात कहना, कुछ अलग हट के कहना, हम्म। तो ये हमेशा कोशिश की। और फिर मेरी कविताएं बहुत सारी, सारी पत्रिकाओं में, मैं बहुत कम उम्र का था तो साप्ताहिक हिंदुस्तान में 27 साल का रहा हूँगा, तो मेरे पूरे पन्ने पर मेरी कविताएं छपी। अरे वाह। और उसका और हम्म। कोई रंगीन पन्ना, उस समय दो ही पन्ने होते, एक सिनेमा का होता था और एक पन्ना हम्म। ये होता था। ऐसे ही धर्मयुग में है, रविवार में है, हम्म। माधुरी जो फिल्मी पत्रिका आती है, हम्म। उसमें एक तरफ
रामेश्वरी की पूरी तस्वीर और एक तरफ हमारी कविता। तो ये भाग्य की क्या बात बात थी है। कि मुझे बड़ा मान मिला, और शायद उन शब्दों में सहजता के कारण, बिंबों के कारण, प्रतीकों के कारण जो हमें ईश्वर ने दिए। हमारा ऐसे कोई गुरु नहीं रहा, लेकिन हमने हर अच्छे व्यक्ति को पढ़ा तो सीखा उनसे, जो भी लोग हमारे पूर्ववर्ती अच्छे कवि हैं उन सब से सीखा, और कोशिश की कि लिखें। जो शुरुआती दौर में रचनाएं होती हैं, कई बार वो बहुत अच्छी हो जाती हैं, कई बार कमजोर भी होती हैं, कमजोर, लेकिन हमने वही सुनाई। पहली एक गोष्ठी में हम कानपुर में गए, तो वहां सारे लोग मुझे उन्होंने बाहों में भर लिया टाइप का था। तो मैं उसकी दो पंक्तियां सुनाता हूं आपको, दो चार पंक्तियां जो याद होंगी मुझे। जी जी, स्वागत है। चलो उन्हीं सुधियों से भर लाएं अंजुरी भर प्रीति आज फिर हम तुम, चलो उन्हीं सुधियों से भर लाएं अंजुरी भर प्रीति आज फिर हम तुम। उसमें एक पंक्ति थी, लिख लिख कर मेटे संदर्भ चलो बालू पर, एक पहर बैठे गुमसुम हम तुम। लिख लिख कर मेटे संदर्भ चलो बालू पर, एक पहर बैठे गुमसुम हम तुम, चलो उन्हीं सुधियों से भर लाए अंजुरी भर प्रीति आज फिर हम तुम, चलो उन्हीं सुधियों से। तो क्या बात है, क्या बात। ऐसी कविता थी जिसने, एक और बार होली मिलन का कार्यक्रम था, उसमें हास्य व्यंग्य के कवि कविता पढ़ते थे। ज्ञान भारती इंटर कॉलेज एक है वहां, तो उसमें एक सालाना आयोजन होता है। पिछले 50 साल से 100 साल से हो रहा होगा, 70 साल से तो मुझे मालूम है कि हो रहा है। तो होली के दिन वहां वो हास्य व्यंग्य का कवि सम्मेलन करते हैं। पता नहीं किसने मुझे कह दिया, तो मैं वहां चला गया। अब मेरे पास तो कोई हास्य व्यंग्य का था नहीं, तो जिन सज्जन ने मुझे कहा था उन्होंने कहा कि मैं आपको 4 लाइन दे देता हूँ, आप पढ़ देना, आपके पास हास्य व्यंग्य नहीं है। हमने कहा नहीं, मैं भाई ये नहीं करूंगा, जो मेरे पास है वही पढ़ूंगा। तो वहां मैंने जो कविता पढ़ी, तो फिर वो श्रृंगार की कविता थी। उस समय युवावस्था थी, तो वही लिखा करते थे, और बड़ा भीना भीना होता था, लेकिन उतना लाक्षणिक नहीं था, थोड़ा सीधा भी था। पर वो ऐसा वहां इतनी ज्यादा उसकी प्रशंसा हुई कि अगले दिन ये जो गोष्ठी थी उसमें फिर हम गए, तो ये वाली कविता वहां बहुत सराही गई। दोबारा और उसके बाद हाँ, मेरे लिए वो शहर में मान सम्मान का एक दौर शुरू हो गया कि मुझे बड़े कवि सम्मेलनों में बुलाया जाने लगा, जहां हम बाहर सामने बैठ के सुना करते थे कि कभी हम भी यहाँ पढ़ेंगे। तो वहां अगले ही साल मुझे बुलाया गया। तो ये तो कहानी है। हाँ, लेकिन फिर धीरे धीरे जब युवावस्था का वो समझ में आया कि कविता तो अपने राग का संबंध जो है, हमारा निजी संबंध है, उन संबंधों के अलावा भी बड़ा फलक तो उसका सामाजिक हस्तक्षेप है। आप जो हम दुनिया में देखते हैं वो कहना चाहिए हमें। और मैंने गजलों में भी वो किया। हम मुश्तरका संस्कृति जो है, जो होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि किसी एक थीम पर बार बार उसी तरह की बातें कहना कोई बड़ी बात और कोई अलग बात नहीं बताता, नहीं कह पाता। बहुत सारे उस्तादों के पास जब हम जाते हैं अपनी गजल लेके, तो वो कहेंगे कि ये ऐसे होना चाहिए, ऐसा ही लिखा जाता था, गालिब ने तो ऐसे लिखा, फलाना ऐसे लिखा, पर हम ऐसा नहीं लिखना चाहते। मैं इस बात का प्रतिकार करता हूं कि मुझे तो अपने मन का लिखना है, और मातृक छंद में लिखूंगा, और मैं अपनी बात कहूंगा, अपने दौर की, अपने समय की बात कहूंगा। हाँ, और उसमें बहुत पच्चीकारी की जरूरत नहीं है कि बहुत उसमें तिलिस्म पैदा करें, चौंकाने वाली बातें। क्या फायदा। मेरी किसी कविता में आपको ये चौंकाने वाला प्रसंग नहीं मिलेगा। हम कोई बात बहुत सरल शब्दों में आपसे कहेंगे, वो जीवन का दर्शन भी हो सकता है, वो
ऐसी बातें भी हो सकती हैं जो आपको हाँ, अच्छी दिल से लगे। निकले और दिल तक पहुंचे और आम हाँ, जनता की समझ में आ जाए, और तो वो बात तो उसके लिए तभी एक दिशा भी देती हूँ समाज और दुनिया एक को। दिशा भी देती है। हाँ, वहाँ कहीं हमें पक्षधरता दिखाई पड़े कि हम किसके साथ खड़े हैं। हम किसी गरीब अमीर के जी। साथ खड़े हैं या किसी घटिया आदमी के साथ खड़े हम्म। हैं। क्योंकि खड़े घटिया हैं आदमी के बेशक, साथ ये बड़ी खड़ा बात। होना तो आसान है ना, हम्म। उसमें कोई रिस्क नहीं हम्म। है। आप छोटे आदमी के हम्म। साथ, गरीब के साथ, खराब स्थितियों वाले आदमी के साथ खड़े होंगे तो मुश्किल होगी। तो ये बात बड़ी है, पक्षधरता, बिल्कुल। हाँ, मैं अपनी कविता में हमने फिर ये सोचा कि हमें ये करना चाहिए, और खासतौर से इमरजेंसी के दौर में जो हमने उस समय जो कविताएं की, तो बिल्कुल हमारी दिशा हम्म। बदल गई और हम्म। हम ताजा मसलों पर कविताएं करने लगे। आपको उस समय की हाँ, बेशक पुराने, मैंने। जी, हाँ। तो अभी मैंने बहुत से लोग कविताएं तो हमारे साथ बहुत जुड़े सुनाई। हुए हाँ हैं। हाँ, जी, हाँ, मैं उन सबसे ये कहना चाहती हूँ कि आप बने रहें। और आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि जो शख्सियत आज हमारे बीच में है, विजय किशोर मानव जी, ये आज के समय में ज्योतिष का कार्य भी कर रहे हैं और एक जाना माना नाम है ज्योतिष की दुनिया में। आप अपने सवाल भी ज्योतिष से रिलेटेड कुछ भी, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं इनसे ये जरूर आपकी तरफ से ये प्रश्न करूंगी। ये बड़ी रोचक बात है, कविताएं तो हम सुनते ही हैं इनकी, उस मामले में तो ये अलग है ही। पत्रकारिता के मामले में ये आप बिल्कुल अलग रहे हैं, संपादक के मामले में आप बिल्कुल अलग रहे हैं। कादम्बनी एक बड़ा जाना माना नाम है जो हमारे साथ जुड़े हैं, वो ये बता रहे हैं कि अपने समय की बहुत अच्छी ये पत्रिका रही है और हमेशा से फैन रहे हैं इसके लोग। और 1970 में लोकसभा के चुनाव में भी पूरे प्रदेश में आप घुमंतु संवाददाता के रूप में आपने कवरेज की सारी। तो ये एक बड़ा बोल्ड स्टेप था जो आपकी तरफ से लिया गया। इमरजेंसी के दौरान भी आप फरार रहे और जो नजरबंद किए गए राजनीतिज्ञ थे, उनकी श्रृंखला की, उनकी जो आप बीती थी, उसको आपने कैसे मतलब उनसे जाना और कहा, ये भी एक बड़ा बोल्ड स्टेप था जो आपको बाकी आम लोगों से अलग करता है मेरे हिसाब से। तो वो कुछ आपके बारे में मैं जानना चाहूंगी कि वो सब क्या था। तो इतना बोल्ड कैसे आपने ये सारे काम किए? नहीं तो ऐसे समय में लोग चुप कर बैठते हैं अक्सर। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई छुपा हुआ कहाँ रहता है, कोई जी जमीन के जी। नीचे थोड़ी जाता है, वो किन्हीं घरों में जी, होते वो हैं। तो है। वो हम्म। आपका विश्वास, अगर आपने उनका विश्वास जीत लिया है तो वो कहीं भी हम्म। खुले हैं, वो आपसे मिल के बात हम्म। करेंगे कि ऐसे ऐसे हो रहा है, मुझे ये है। मैं चंद्रशेखर जी से भी उस समय मिला था, मतलब जी, इतने बड़े क्या बात है। व्यक्ति हैं। मैं लखनऊ गया और हम्म। वो कहीं एक ऐसे ही गलियों वाले एक मकान में चबूतरे पर चढ़ के मैं गया, तो वहां मुझे वो उस कमरे में मिले और सामान्य तखत पे बैठे हुए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम्म। जब आप किसी को ये विश्वास हो कि ये आदमी ठीक है, और ये मेरा आइडिया उस समय ये था कि इमरजेंसी के दौर में, चूंकि हमारे जागरण के एडिटर ने और मालिक ने उसमें संपादकीय का जगह खाली छोड़ दी थी, उसको काला वार्डर कर दिया था, तो वो जेल चले गए थे उसी दिन। अच्छा। जी। तो मुझे तो इतनी समझ उसके पहले शायद नहीं थी कि प्रतिरोध ऐसे करना चाहिए, क्योंकि नौकरी करने गए थे हम्म। और नए नए थे। तो लेकिन मुझे ये लगा कि ये तो काम तो किया है, जो भी है कि अच्छा, अगर हम्म। नहीं लगा कोई चीज तो छापना चाहिए, और नहीं छाप सकते तो फिर ये कर दिया। तो मुझे लगा हम्म। कि बहुत सारे लोग, एक का दो समाजवादी युवजन सभा के बच्चे जो हमारे यहाँ प्रेस नोट हम्म। वगैरह लेके आते थे, वो कुछ करते रहते थे, उधम प्रदर्शन करते थे, हाँ कुछ जी। करते थे, फिर शाम को प्रेस नोट हम्म। लेके आ जाते थे। तो हम्म। उनसे मेरा वास्ता था। तो जब इमरजेंसी लगी तो मैं उनको अपनी साइकिल पे बिठा के और ऐसी सुरक्षित जगह छोड़ देता था ताकि वो क्या फरार हो बात है। सके। और मैं एक अच्छा। आर्यनगर धर्मशाला था, वहां रहता था, तो वो उनको हम अपने साथ सुला लिया। और वहां नीचे खाना होटल से मिलता था। मेरे पास इतनी आमदनी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं जी थोड़ा जी। थोड़ा करता था। और जब वो जाने लगे तो उनके पास खाने को पैसे नहीं, किसी चीज के लिए पैसे नहीं, तो मैं 10-20 रुपए, 15 रुपए उनको जो मेरे पास उस समय अवेलेबल हुए वो दे देता था। मतलब ये बात बताने की नहीं कि मैं बहुत महान था, लेकिन चूंकि मेरा ऐसा रिश्ता था उन लोगों से, तो वो लोग ही रिश्ता बनाते थे तरीका कि हम उनसे मिलवाएं। हमें तमाम लोगों से उन लोगों ने ही मिलवाया। उन्हें पता होता था कि कहाँ कौन भूमिगत है। तो जो फरारी के दिन थे
वो मैंने ऐसे मौका मुझे मिला और इस मैंने तरीके से हाँ सैकड़ों लोगों के कि जब वो छूटे उसके बाद में नजरबंदी में क्या क्या हुआ, कैसे रहे और फरारी में हाँ, कैसे वो सब रहे। आपने फिर उन्होंने बताया। तो लोगों से मैंने सैकड़ों नेता ऐसे हैं छोटे से बड़े तक, जिसमें छात्र संघों के विश्वविद्यालयों के अध्यक्ष भी थे, उसमें शत्रुघ्न प्रकाश वगैरह थे, बीएचयू के थे, वो गोरखपुर विश्वविद्यालय का एक था, तो वो बाद में मार दिया गया, उसकी दुश्मनी रही होगी, रविंद्र सिंह। ऐसे बहुत सारे भी लोग थे, लेकिन बड़े नेता भी थे। और वो जो भाजपा के बहुत बड़े लोग थे, या जो विपक्षी दल उस समय जनता पार्टी के लोग बने बाद में, वो सारे लोग मतलब उसमें से 50 लोग थे जिनको हमने, राजनारायण जी का किया, ऐसे अनेक लोगों का किया। तो मैं कोई समाजवादी नहीं था या कम्युनिस्ट नहीं था, लेकिन मैंने ये मेरे मन में आया तो मैंने वो किया। जी, ये भी बड़ी बात है। और आनंदा पाटनी जी कह रही है कि ज्योतिष की तरफ आप कैसे आकर्षित हुए, और कितना सच है ये। जैसे आजकल के बच्चे इस चीज को नहीं मानते। अक्सर ये कहा जाता है कि कर्म भूमि पर कर्म सभी को करना पड़ता है, ईश्वर देता है सिर्फ लकीरें, रंग हम ही को भरना पड़ता है। तो अगर कर्मों से ही हमने, तो ये जो हमारे स्टार्स हैं, ये क्या रोल अदा करते हैं हमारे जीवन में, और कितना सच है ये आपकी नजर में, मैं ये जानना चाहती हूँ देखिए आपसे। और ये कैसे बात आपका आकर्षण कवि से एकदम ज्योतिष की तरफ हुआ? पहला सवाल नहीं, तो ये है आनंदा पाटनी। मेरा कवि से उधर को हुआ ऐसा नहीं है, मेरा साथ साथ रहा। मैंने आज भी साथ कवि साथ हूँ, रहा आज जी। भी। हाँ मैं ये कह रहा था कि किसी चीज का, जैसे आप ये कहें कि मुझे इस पर यकीन नहीं है, तो यकीन किस चीज पर है? जैसे बिजली कैसे बनती है, इस पर कैसे यकीन है? जी जी जी। हमने भाप में ताकत है, ये कैसे पता चला हमें? कोई केतली में कुछ गर्म कर रहा था, उसने ढक्कन रखा, वो उछल रहा था, उसके ऊपर कुछ रखा फिर भी उछल रहा था, थोड़ी देर बाद फिर उछलने लगा। तो उसे लगा कि भाप में ताकत है। ये ताकत पहले दिन भाप में ताकत समझी गई, बाद में पता चला कि ये तो एनर्जी है ना। तो साइंस जो है, हम बिना जाने कि हम जो बातें करते हैं उसमें एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट शीट तो ये है कि जो ग्रह हैं उनके घूमने के, उनके ऑर्बिट्स हैं, वो कैसे घूमते हैं, क्या करते हैं, ये तो सब साइंस है। इसमें तो एस्ट्रोनॉमी है, उसमें कोई ऐसा बात ही नहीं है कि जो नहीं होती हो। लेकिन उनके एक विशेष स्थिति में ग्रहों के होने पर उनके समाज में और दुनिया में, पृथ्वी पर, मनुष्यों पर और जीव जंतुओं पर क्या फर्क पड़ते हैं, इसे ही बहुत सारे दृष्टाओं ने देखा, लगातार देखते रहे। जैसे आर्किमिडीज ने ये जाना कि हम पानी में बैठते हैं तो पानी उतना निकल जाता है जितना मेरे शरीर का आयतन है। ये साइंस तब नहीं बनी थी कि कितना पानी निकलता है। ये तो पानी कुछ निकला हमारे बैठने से, वो टब भरा हुआ था, उसमें वो बैठे तो उन्हें पता चला कि ये पानी निकला। फिर बाद में धीरे धीरे उस पर थ्योरीज बनी और उन्होंने बताया कि इतना पानी जाएगा, उसकी डेंसिटी कितनी है, उसका आयतन कितना है, उसके हिसाब से उतना कम होगा। मैं ये कहता हूं कि ज्योतिष को आप क्यों माने, मत मानिए, लेकिन आपने फिजिक्स को माना, केमिस्ट्री को माना कि कौन कौन सी चीजें मिलके क्या बनते हैं। जब हमने पहली बार ऑक्सीजन पढ़ी तो उन्होंने कहा कि वो गैस, ऑक्सी का मतलब है कि जो जलने में मदद करे, लेकिन बाद में तो सांस लेने में मदद करने लगी। तो ये बात तो उन्हें नहीं मालूम थी, तो इसका मतलब वो गलत थी। तो साइंस इज अ डेवलपमेंटल प्रोसेस, रिसर्च का एक प्रोसेस है, उसके फाइन ट्यून होने का एक क्रम है जो लगातार होता रहता है। आज जो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग तक जा पहुंचे हैं, उसके बहुत रेशे रेशे को, एक ही काम करने के लिए 5 वैज्ञानिकों को पुरस्कार मिलता है, 3 वैज्ञानिकों को मिलता है। वो मालूम है कि इसके आगे का कर रहे हैं, अब इसके आगे का कर रहे हैं, तो जो कल तक किया था वो झूठा थोड़ी था। हरगोविंद धाम जी पूछ रहे हैं कि आप ज्योतिष हाथ पत्रा या नाम या तिथि कैसे देखकर बताते हैं? तो हम
मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा करेक्ट प्रोसेस तो कोई भी किसी के बारे में, हम किसी के पैर पर पैर रखना हमारा मन नहीं है कि हम कहें कि हाथ वाली बेकार होती है, अंकों वाली बेकार होती है। लेकिन जिसे मैं ठीक समझता हूँ वो है कुंडली। उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, उसका एक साइंटिफिक तौर तरीका है कि जो आपकी पोजिशनल स्थिति होती है जन्म के समय, उस पर जो इम्पोजिशन ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज हैं, मतलब एक तरह से कंपोजिट एनर्जीज जो आती हैं, वो सूरज चांद से लेके मंगल शनि सबकी, उन एनर्जीज के बीच में जब आप होते हैं, उस प्रोसेस को एक क्रम से ही वो बढ़ता है, उस क्रम से आगे की दशाएं वगैरह होती हैं। और जितना आप उसमें विश्लेषण कर पाए, उसके प्रोसेस के तमाम मानक बने हुए हैं, इतने ग्रंथ हैं, इतनी सारी बातें हैं जिनसे पढ़िए। और जैसे मान लीजिए आज आप बाकी ये बहुत गहरी पढ़ाई है, गोविंद जी कह रहे हैं कि ये तो बंदी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए एक नहीं, एक बात ये भी है कि कॉम्प्लिकेटेड है, बेशक आपके जो ये ग्रह हैं या ये जो घूमना फिरना है, ये तिथियां हैं, अब किसी का जन्म या मरण उसके अपने हाथ में तो है नहीं कि ईश्वर के प्रदत्त किसी भी, अगर हम उन तारीखों या उन ग्रहों में हम पैदा हुए, कोई भी मान लो नहीं हूँ और वो ग्रह मेरी फेवर में नहीं है उस टाइम में, तो इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है। तो मैं उन ग्रहों को क्या हम जी, तो उस दोषों को दूर करने के ये जो उपाय हैं, क्या ये कामयाब है? या ज्योतिष हमें सिर्फ यही बताता है कि क्या होगा या कितना वो ग्रह हमारे अच्छे हैं या बुरे हैं? क्या हम उन ग्रहों को बदल सकते हैं? नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा है, ऐसा कोई साइंस किसी मतलब का क्यों है जिसका कोई उपाय नहीं हो। अगर हमें यही पता है, एक बात तो ये है कि अगर आपको एक फैक्ट शीट पता चल जाए कि आपका 60 साल में रिटायरमेंट होगा, तो भी कोई बुरा नहीं है ना। अगर आपको ये पता चल जाए कि आपकी लाइफ का स्पैन इतना है, इसमें मोटे तौर पर जो कुछ आपको प्लान करना है कर लीजिए। उसमें आपके 7 पड़ाव हैं, 7 पड़ाव हैं। हम जितने लोगों को देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले उन्होंने कॉलेज में पढ़ाया, फिर उसके बाद में आईएएस हो गए, जी, कॉलेज में पढ़ाया, इंजीनियर हुए, फिर उसके बाद में आईएएस हो गए, फिर नेता हो गए। ये जीवन में 7 कीलें गड़ी थी अलग अलग ठीहों की, तो उस जगह से वो एक यात्रा की, दूसरी जगह से दूसरी यात्रा की। क्या आपको लगता है कि आप प्लान करके आपने केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, आईआईटी की पढ़ाई की, और उसके बाद में आप ये सब कर रहे हैं यहाँ पार्लियामेंट में, और वो मिनिस्ट्री का काम देख रहे हैं, और उसमें भी आपको आईआईटी वाला काम नहीं मिल रहा, टेक्नोलॉजी का काम नहीं मिल रहा है, उसमें आपको पानी का काम नहीं मिल रहा है, आपका फिजिक्स का काम नहीं मिल रहा है, आपको काम ह्यूमन रिसोर्स का मिल रहा है जिसका आपका काम नहीं है, आपने नहीं किया। मेरा ये कहना है कि ये आपके चार्ट में हम ज्योतिष को अगर इस रूप में देखें कि हम सिर्फ आपको बता दें कि आप मरने वाले हो, देखिए उसके जो आकलन के पॉइंट्स हैं वो तो ये हैं कि आपका लाइफ स्पैन ये संभव है, बहुत मुश्किल है मतलब, लेकिन आपका ये बता दिया कि आपका लोअर लेवल है, बीच का है या बड़ा है। उसके अलावा भी गणित है जो बहुत सारे लोगों को नहीं आती है, हम भी हो सकता है उसमें नहीं हो, क्योंकि आप सारे ग्रह ठीक हो तब भी वो 3 साल में मर गया। जो गणनाओं की तरीका है उसमें वृश्चिक जातक में मैंने पढ़ा कि 22 साल की उम्र मिनिमम आती है अगर सारे ग्रह नीच के हों तो भी, तो 22 साल से पहले तो बहुत सारे मर जाते हैं। तो बहुत सारी जगह हमारे वश में भी नहीं है उतना जानकारी करना, क्योंकि हमने उतना नहीं पढ़ा है, उसकी अथाह स्थिति है। एक बात, दूसरी बात यह है कि हम आपको ये बता सकते हैं कि आपके इस लाइफ के इस मोड़ पर आपको बीमारी की संभावना है, आशंका है, आपको हानि की आशंका है, आपको क्या दिक्कत है, मेरी बात मत मानिए, आप सिर्फ सावधानी तो बरत लीजिए। दिस कैन बी यूज्ड एज अ मैनेजमेंट टेक्निक। ज्योतिष को अगर आप, जैसे मान लीजिए आपको मैं कहूं कि आपका 8वां घर है या 12वां घर है, 6ठा घर है, ये सब खराब माने जाते हैं बहुत सारी जगह, मतलब ज्योतिष में इनका मोटे तौर पर यह है कि ये खराब भाव है। अब 12वें घर के बगैर आप विदेश नहीं जा सकते। तो अगर हम आपका ये मैनेजमेंट आपको बताएं
कि आप विदेश जाने के लिए, आपके लिए ये फेवरेबल पोजीशन है, आप बाहर चलिए। अब विदेश जाएंगे तो हमारी परंपरा में तो बहुत खराब माना जाता है, लोग रोते थे पहले विदेश भेजने में। आज आप देख रहे हो यूक्रेन के जो हालात हैं, आप पूछते हैं। हाँ, अपने यूक्रेन के हालात हैं वहां, अब आप रो रहे हैं ना लोग कि मेरा बच्चा विदेश चला गया, वहां संकट में है। ऐसे ही फिजी का एक बार हुआ था, हमारे हरियाणा का चीफ, वहां का प्रधानमंत्री था और उसका तख्ता पलट दिया था, वहां के लोग इंडियंस बहुत परेशान हुए। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जहां विदेश में बहुत सारी संभावनाएं हैं वो है। एक जो आपने पूछा उपाय की बात, उपाय सामान्यतः तो पहले नहीं ऐसे माने जाते थे कि लोगों को नहीं पता था, और लोग ज्योतिष के जो शुरुआती दौर में ऐसा नहीं था, पर फिर गर्ग ऋषि वगैरह ने और उनके शिष्यों ने विशेष रूप से तमाम शास्त्रों से उपाय निकाले, और उन उपायों में विशेष रूप से दान वगैरह का, दान का है, जप का है, और कुछ हवन यज्ञ वगैरह का है, और फिर रत्नों का भी है। इस तरह के उपाय ऑफिशियली उन्होंने बताए, और वो कॉस्मिक एनर्जीज को बैलेंस करने के लिहाज से ही है, वो साइंटिफिक है कि अगर आपका जो ब्रह्मांड है वही आप हैं, क्योंकि जो ब्रह्मांड है जिन चीजों से बना है, 5 चीजों से, उन्हीं से आप बने हैं। 5 चीजें, तो जो बाहर हैपनिंग है उसकी प्रतिध्वनि आप में भी है। तो अगर आप अपने को हठ पूर्वक या जप पूर्वक या ध्यान पूर्वक या तपस्या से अपने को साध लें तो बहुत सारी नेगेटिविटी आप पर असर नहीं करती। जो हमारे प्राणायाम वगैरह का असर अगर आप देखते हैं तो बड़ा प्रत्यक्ष है वो, कि आपको मानसिक शांति देता है। इसमें कोई ज्योतिष नहीं है, लेकिन अगर हम आपको उपाय बताएं कि आपका चंद्रमा जो है विचलित करता है, आपका मानसिक अवस्था ठीक नहीं है, तो हम आप प्राणायाम करो, तो आपको लाभ होगा ना। जी जी जी, बेशक बेशक। हम अगर आपको एक मानसिक शांति और एक वो तो सही। हम ये कहेंगे कि अगर आपको ये कॉम्बिनेशंस हैं आपके उसमें, तो आपको हार्ट की दिक्कत हो सकती है। तो और मोटे तौर पर उम्र भी बता सकते हैं कि इस उम्र में हो सकती है। तो आपको मैंने ये तो कहा नहीं कि आप मर जाओगे, आप कोशिश करो। मृत्यु 8 प्रकार की है, एक मौत नहीं है। मौत में छोटे रोग से लेके अपने प्रियजनों के मरने से लेके बहुत नुकसान होने तक, समाज में बहुत अवमानना, थू होना, ये सब भी मौतें ही हैं। शरीर की मौत समय से पहले नहीं होती, इसलिए जो ज्योतिष के लोग हैं उन्हें आयु की गणना सबसे पहले करनी चाहिए। ऐसे ही जो और आयु ही लोग नहीं बताते, आयु का ही है। और ये आनंदा पाटनी जी कह रही हैं कि ज्योतिष का दुरुपयोग आजकल पैसा ऐंठने के लिए हो रहा है, इसलिए विश्वसनीयता कम हो रही है कि वो ऐसे महंगे इलाज बताते हैं कई। और या फिर ये जो पोंगा पंडित कहूँ या क्या कहूँ, जो दूसरे तरफ के लोग हैं जो मतलब पढ़े नहीं है इस भाषा को, लेकिन वो जनता को, आम जनता की इमोशंस का फायदा उठाकर, उनको एक डर दिखाकर, जी, मैं ये कह रहा हूँ कि उनके लिए उनकी वजह से अविश्वसनीय पड़ती। मैं ये कह रहा हूँ घटिया लोग सब जगह हैं, डॉक्टर नहीं जी, ये बात है। मैं ये कह रहा हूँ वो पैसा नहीं लेते हैं। आपने अभी देखा होगा जो ये कोरोना के मामले में इतने अस्पतालों ने ना कोई चेक ले रहा था, ना कार्ड से पेमेंट ले रहा था, सब कच्चा पैसा ले रहे थे। सही कह रहे, लोग आए और भर्ती हुए, उनका क्या इलाज हुआ, मर गए, कोई कुछ नहीं कहता। हमको क्यों कह रहे हो भाई, हमने आपसे क्या ले लिया है? आप अच्छे लोग हमसे बात कर रहे हो, आप मुझसे, मैं आपकी बातों का उत्तर दे रहा हूं। आप ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जो आपको तुरंत जब तब बताएगा और 20,000 रुपए बता देगा, काल सर्पयोग बताएगा, वही बात, ये पूजा उपाय बता देगा, ये काल सर्पयोग और ये मांगलिक और ये गंडमूल, काल सर्प दोष और मांगलिक होना और पितृ दोष, मतलब ये तो जाते ही इतने कॉमन जैसे हो गए, या तो वो उनकी इमोशंस को पढ़ लेते हैं, आई डोंट नो कि क्या है कि ये देखिए काल सर्प योग के इतने, एक तो पुराने शास्त्रों में इसकी बहुत ज्यादा उपस्थिति थी नहीं, पर ये तय है कि जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह एक तरफ हो जाएं तो उनमें इम्बैलेंस इन लाइफ हो जाता है।
पूरे जीवन में एक असंतुलन की स्थिति रहती है। और उसमें भी जो मैंने पढ़ा, उसमें लग्न और चंद्रमा अगर राहु केतु के बीच में है तो विशेष रूप से। दूसरी बात, अगर तुला राशि में वो राहु हो और मेष में केतु हो तो सर्वाधिक प्रभाव होता है उसका, राहु के नेगेटिविटी का। और पुराने ग्रंथों में सर्पशाप दोष है, जो पंचम भाव में मंगल की राशि हो और वहां राहु हो तो ऐसे कहते हैं कि गर्भ नाश होते हैं, पुत्रों की मृत्यु होती, ऐसा उसका हाँ ऐसा विचार है। और इसके लिए जिन प्लैनेट्स की उचित समझें हम कैलकुलेशन के बाद, उनका उपाय कि आप इनकी ये एक आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, मंजर गोरखपुरी जी पूछ रहे हैं कि क्या यदि बृहस्पति कुंडली में उत्तम हो तो उसको ज्यादा मजबूती देना हानिकारक हो सकता है? हाँ, क्यों करेंगे। दूसरी बात है, उत्तम क्या होता है? उत्तम कैसे देखेंगे कि जैसे किन घरों में हो तो अच्छा है। अब उच्च का हो तो अच्छा है, कि अपनी राशियों का हो तो अच्छा है, केंद्रों में हो तो अच्छा है, पंचम में हो तो अच्छा है, नवम में हो तो अच्छा है, लेकिन उसके कुछ न कुछ नेगेटिव प्रभाव भी होते हैं। जैसे उच्च का बृहस्पति अगर लग्न में हो तो आदमी बाचाल हो जाएगा, वो किसी की बात ही नहीं मानता, अपने को आचार्य मानेगा। तो अच्छा होने के पीछे भी कुछ नेगेटिविटीज पैदा हो जाती हैं। जैसे बृहस्पति से अगर जल राशियों में हो तो वो बहुत मोटा कर देता आदमी को। ऐसे बृहस्पति की लग्न पर दृष्टि हो तो मोटापा बढ़ता है। और अगर बृहस्पति और शुक्र दोनों ही अच्छे हो तो ऐसा है, दोनों दो ध्रुव हैं। अगर एक बृहस्पति है और एक शुक्र है, उनके दो कॉम्बिनेशंस, दो ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स हैं। जैसे बृहस्पति जो है वो मंगल और सूर्य का मित्र है जी, और शुक्र जो है वो शनि और बुध का मित्र है। उस तरफ राहु केतु भी होंगे, इधर बृहस्पति के साथ केतु रहता है। तो मतलब एक ग्रुप ऑफ वो स्टाफ है, तो उस स्टाफ में खींचतान है, दोनों एक दूसरे के प्रतिरोध में रहते हैं। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में वो एक दूसरे के सहायक भी है। वो आकलन इतना सरल नहीं है कि सिर्फ एक बृहस्पति अच्छा होने से सब कुछ ठीक हो जाए। केंद्र में बृहस्पति होने से ऐसे कहते हैं कि बहुत अच्छा होता है, लेकिन मेरे तो केंद्र में बृहस्पति है, पर हम 10वें में है, पर मैंने तो बचपन बहुत खराब अपना बिताया। तो इतना अच्छा होता तो, और बुढ़ापे तक आते आते भी ऐसा क्या है। मतलब दुनिया की नजर में देखें तो हम पढ़े लिखे ही है ना। कोई पैसा वाला सोचेगा तो कहेगा इनके पास पैसा रुपया तो है नहीं। कोई अन्य चीजें सोचेगा तो कहेगा ये वैभव तो है नहीं। तो हर चीज की एक एकांगी होना होता है। जब हम समूह में होते हैं, समूह में हमारे ग्रहों में कुछ ताकतें होती हैं, तो वो ज्यादा दूर तक बड़े बनाते हैं और ज्यादा ले जाते हैं। और राजा होना भी बड़ा बात नहीं है, अच्छा आदमी होना भी एक अच्छी बड़ी बात है ना। तो संतुष्टि का कौन सा स्तर है, हम किससे खुश हैं। हम अच्छी कविता लिख के अगर खुश हैं, हम प्रतिष्ठा से खुश हैं, कुछ थोड़े पैसे से खुश हैं, अपनी संतानों के बेहतरी से खुश हैं, ये सारी खुशी आपको अगर उनमें से कहीं दिखाई पड़ती है, मुझे तो लगता है कि ये मैनेजमेंट का साइंस बनाना चाहिए ज्योतिष को नए दौर में, कि आप कैसे इसे मैनेज करें। ये जानना चाहिए कि हमारे पास धन आने के कौन से रास्ते ठीक बन रहे हैं, उन पे काम करना चाहिए। हमें किस दिशा में जाना चाहिए। और ऐसे जान साहब ने बहुत अच्छी आपकी बात को जी आपने रखा है। हरगोविंद जाम जी कह रहे हैं कि जैसे आरएमपी डॉक्टर होते हैं और झोला साहब डॉक्टर होते हैं और एमबीबीएस एमडी होते हैं, उसी तरह से हमारे इसमें भी है। वो हम पर डिपेंड करता है कि हमें अपने रोग के इलाज के लिए एक एमडी के पास जाना है, एमबीबीएस के पास जाना है, या हमें एक केमिस्ट ही दवा लेके। लेकिन हमें यहाँ भी एक बात आपसे कहनी है कि मैं अपने गांव में आपको ले चलता हूँ। वहाँ एक हमारा रेलवे स्टेशन है, वहाँ एक डॉक्टर आरएमपी था, उसने हजारों हजार लोगों की जान बचाई होगी। अरे वाह। आरएमपी कुछ बहुत लुटेरा है ऐसा नहीं है,
मतलब वो ऐसा सिर्फ नहीं। झोलाई छाप है, ऐसा ही नहीं है। उसने एक हम्म, बड़ी वो नहीं ली है। हम आपको ले चलेंगे किसी फीस बड़े नहीं लिया। अस्पताल में, हाँ। आप चलिए, हम्म। वहां कैसे घटिया तरह से लोगों की वसूली होती है। हमारे हाँ, एक पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ये तो। हाँ, इसलिए ये मानना चाहिए कि बड़ा अस्पताल बड़ा डॉक्टर या छोटा अस्पताल छोटा हम्म, डॉक्टर, छोटा इससे मतलब डॉक्टर, नहीं। हाँ। हाँ, इससे हम्म। मतलब नहीं है। और ये बात उसके भीतर क्या है। कह रही है पुष्पा कन्याल जी कि हम्म। आजकल ज्यादातर हर लड़की को मंगली बोल दिया जाता है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके लिए अगर कोई कैसे क्या है, मूर्ख और मंगली कब कटता है या कैसे? हाँ जी। अगर कोई मूर्ख है जी। और मूर्ख बना हम्म। रहा है कोई, जो बनाने वाला है वो भी हम्म। मूर्ख है, और जो गया पूछने, उसने भी गलत हम्म। आदमी को चुना है, तो वो बता देगा कुछ भी, तो आप जान लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हम मंगल जो है, एक मंगल नहीं होता। जो हमारे स्त्री के या पुरुष के वैवाहिक संबंधों से जुड़े हुए जो मसले हैं, जी। उनको पापक ग्रह खराब करते हैं। हम ये जान लेना बहुत जरूरी है कि उन घरों में जो आपके जीवन में साझा पैदा करते हैं, उनमें जहां जहां भी दिक्कत होगी, खराब ग्रह बैठेंगे तो वो खराब करेंगे उसे। सिर्फ मंगल नहीं, मंगल तो विशेष है और नाम है उसका। अगर वहां केतु और राहु भी बैठे हों, या मंगल के साथ शनि और राहु भी बैठे हों, तो बहुत खराब होगा। वो सिर्फ मंगल का दोष नहीं जी। है। जी। तो और वो घर कौन से हैं? वो घर ये है कि एक तो कुटुंब है, कि अगर आपका विवाह हो और वहां एक खराब ग्रह बैठा है, तो वो उसे तोड़े, उस बड़े परिवार को तोड़ डाले। दूसरा ये है कि चौथा घर मानेंगे तो वहां सुख का घर है, माँ का घर है। वहां कोई विग्रह पैदा हो तो उनसे अनबन हो, तो धीरे धीरे करके अशांति हो जाएगी। सातवां घर खुद का है अपना, तो आपका पति पत्नी का नहीं ठीक है। आठवां घर जो है वो आयु का है, मृत्यु का है, उससे आपके आयु का वो होता है, वो उसकी क्षति करेगा, घटिया ग्रह वहां बैठेगा तो। और 12वां घर सैया सुख का है, जो स्त्री पुरुष संबंध है, दैहिक संबंध है, उनका संबंध है। अगर वहां बैठेंगे खराब ग्रह तो उसे नष्ट करेंगे। इसका अन्य कोई बात नहीं है। और वो भी इतना लंबे समय तक लोग लिखते रहे हैं, उस पर काम लोगों ने किया है, ऋषियों ने बहुत सारा पहले ही लिखा। तमाम लोग उस पर नए तरह से सोचते हैं कि ये वाला छोड़ दें तो चल जाएगा, ये वाला भी कर लें तो। आपको शायद हमसे पहले आपकी बात जब हुई थी तो हमने हल्का सा एक संकेत दिया था कि देखिए, स्त्री और पुरुष में जो बीज और क्षेत्र का जो संबंध है, तो पुरुष बीज है और स्त्री क्षेत्र है। और उस क्षेत्र में दो ग्रह बहुत प्रमुख हैं, और बीज में दो ग्रह बहुत प्रमुख हैं। तो उसमें मंगल स्त्री के लिए, उसके हार्मोनल स्टेटस के लिए, और उसके जो मेंस्ट्रुअल आर्डर है उसके लिए, मासिक के लिए, उस सब के लिए जिम्मेदार है। तो अगर वो ठीक नहीं होगा, मंगल कुंडली में खराब होगा, तो वो स्त्री में वो बाधा दिखाई पड़ेगी। कल को आप अपना नहीं, यहाँ मैं आपको ये रोकना चाहती हूँ आपको सर 1 मिनट के लिए, कि जैसे अभी आपने ये प्रॉब्लम्स बताई, ये हमारी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो ये इनका ग्रहों से भी, ग्रहों से की पूजा से क्या हम ये प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, या इसके लिए हमें मेडिकल को नहीं, लेनी आपको पड़ेगी? अगर आप देखिए, हम ऐसा कुछ नहीं बताते कि इस ग्रह से ये उपाय करो और 7 पीढ़ी तक उपाय करते रहो तो ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ उपाय करने से हो सकता है ठीक भी हो जाता है। कुछ मंत्र बताएंगे, कुछ करेंगे, कुछ उपाय कहेंगे, व्रत कर लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन हम तो मोटे तौर पर आपको यही कहेंगे कि यू हैव दिस प्रॉब्लम, आप इसको ट्राई करें। अगर नहीं है तो आप अपना जांच कराएं और उसका अकॉर्डिंगली इलाज कराएं। ऐसे ही हम ये कहेंगे कि अगर आपके मंगल में खराबी है, तो जो इम्बैलेंस करता है, वो आपकी 2 की कुंडली है अगर, तो दोनों में अगर मंगल ऐसे हों जो एक दूसरे को बैलेंस करें, तो नेगेटिविटी खत्म होती है। ऐसा हम वैसे भी समझते हैं। और 2 नेगेटिव्स आ जाएंगे, दोनों लड़ने वाले तो दोनों चुप रहेंगे। फिर अगर पति पत्नी एक बहुत ज्यादा चीखता चिल्लाता है तो दूसरा वाला दुखी हो जाता है। अगर दोनों ही थोड़ा थोड़ा लड़ते हो तो एक आदमी अपने आप ही चुप हो जाएगा कि अरे यार, अब कितना लड़ेंगे। ये
हाँ, तो कुछ कह रही थी। यही सवाल मन में आता है। जी जी, वो पुष्पा कन्याल जी कह रही हैं कि मेरी तीनों बेटियों को मंगलिक बताया गया है। और मंदर गोरखपुरी जी कह रहे हैं कि मेरी कुंडली में कुंभ लगन में मेष का शनि और तुला का बृहस्पति है। मेरी जी। कुंडली में कुंभ लग्न में मेष का शनि और तुला का हाँ। बृहस्पति है और मेरा जी। स्थानांतरण हो गया है और शनि की महादशा में शुक्र की अंतरदशा चल रही है। कब तक मुझे रिलीव कर दिया जाएगा? देखिए, मैं ये आपको इस कुंडली से आपका ऐसे तो फल हम नहीं बता सकते, लेकिन ये जानना नहीं चाहिए बता उनको कि सकते। हाँ, उनका कि नीच का शनि है। पहली बात तो ये जी जी। है ना। मेष का शनि है। और हम्म हाँ, मेष में शनि नीच का होता है और जी, और कुंभ तुला का लग्न होने बृहस्पति है से, आपका। हाँ, कुंभ लग्न से हम्म, कारक तो है वो, लेकिन शनि हाँ बेशक। जो नेगेटिविटी देने वाला है। तुला के बृहस्पति को हम्म अभी फिलहाल एक तरफ रख देते हैं, लेकिन ये जो उन्होंने दशा हम्म बताई है, ये उत्तर कालामृत में हम्म, इसका जिक्र है जी कि जी। जिन लोगों की शनि की महादशा चल रही हो, हम अपने तमाम जो हम्म फेसबुक पे टोटके डालते हैं, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी हम्म बातें डालते रहते हैं, उसको समझ लेना चाहिए हम्म कि जिनका शनि में शुक्र की दशा और शुक्र में शनि की दशा, वो लगभग हम्म, सब कुछ बिखरा देने वाली होती है। हर जी एक व्यक्ति जी के साथ जी। ऐसा है, लेकिन हम्म उनमें अगर वो दोनों प्लेनेट शुक्र और शनि बहुत हम्म पावरफुल होंगे तो उतना ही खराब असर होगा। अगर वो नीच के या कम अच्छी जगह बैठे हों, उच्च के ना हों, खराब हम्म भावों में बैठे हों, तो वो उतना खराब प्रभाव नहीं करते। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर वो धनु और मीन लग्न की कुंडली हो, तो शनि और शुक्र की ये दशाएं उतनी खराब नहीं जाती, या जाती ही नहीं खराब। तो मैं ये कहना चाह रहा था इनसे कि इन्हें अपने शुक्र और शनि को, क्योंकि शनि नीच का है, तो जी 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 इनका हुआ 11वें घर में बैठा होगा शनि ना। जी जी। या नहीं, 12 एक, हाँ, इनका शनि जो है तीसरे घर में है। तो तीसरे घर में शनि वैसे बहुत अच्छा होता है, और नीच का शनि बहुत ऊंचाई पर आदमी हम्म, को पहुंचा दे। एक प्लेनेट से बता रहा हूं ये, तो ये खुद ही जानते होंगे जी कि जी। ये कहां से शुरू हुए हैं, कहां पहुंचे होंगे। लेकिन ये दशा जो है वो खराब है, और चूंकि लग्न कुंभ का है, तो कुंभ का लग्न लग्न थोड़ा शापित मानते हैं, उसके कुछ नेगेटिव्स होते हैं, क्योंकि 12वें घर का मालिक भी शनि ही होता है। तो कुछ हम्म पॉजिटिव कुछ नेगेटिव जीवन भर चलता रहता है, बीमारियां कुछ न कुछ बनी रहनी चाहिए। और ये जब अगर उसका उपाय कर लें, शनि का उपाय करना चाहिए इनको, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि ये कालिदास की दशा बनी थी जब उनका निर्वासन किया गया था। बिना कारण निर्वासन राजा किया ने गया। उनको निकाल दिया था। और ये उत्तर हम्म कालामृत उन्हीं का ग्रंथ है, कालिदास का, जिसमें उन्होंने इसका जिक्र किया है कि शनि में शुक्र और शुक्र में शनि की दशा हमेशा ही बिखराव लाती जीवन में, और सब कुछ हम्म बवंडर मचा के विध्वंस करती है। उसके बाद अगर ये प्लेनेट हम्म अच्छे होते हैं तो फिर से आदमी ठीक हो जाता है। अब इनकी दशा शनि में शुक्र बता रहे हैं ना, तो हम्म इसके बाद की दशा में बेहतर हो जाएगा, सूर्य का अंतर आएगा तो ठीक होगी। हम्म। तब तक हाँ, इनको विनोद उपाय करना क्वात्रा जी चाहिए। कह रहे हैं कि मकान बेचना चाह रहे हैं, वो कब तक बिकेगा? आप ये सवाल तो पूछ रहे हैं विनोद क्वात्रा जी, लेकिन इसके लिए पहले इनको डेट ऑफ बर्थ या टाइम वगैरह कुछ बताना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ गणना करके ये बता पाएंगे। ऐसे तो नाम से तो ये इन बातों का जवाब नहीं दिया जा सकता, मुझे ऐसा लगता है। जी, बिल्कुल और ठीक बात है, और क्योंकि मैं अगली वैसा बात। जादू मंत्र वाला नहीं है मेरे पास। हाँ मेरे जी, पास तो जादू मंत्र वाला आंकड़ों से ही है, और स्टडी उसे ही की बात स्टडी है। करके हाँ, बताऊंगा। हाँ। पढ़ाई की बात है। हाँ, एक नाड़ी दोष बताया जाता है कि पीछे कोई पूछ रहा था हाँ। ये प्रश्न कि ये सारी जी। कुंडली और सारे गुण मिलने के बाद लड़का और लड़की के नाड़ी दोष अगर बताया जाता है, तो क्या उसमें मातृत्व सुख की बात होती है, क्या होता है उसके लिए, और उसका भी देखिए, कोई उपाय है? नाड़ी के बारे में कहते हैं कि जो आयुर्वेद है, एक्चुअली आप अगर ज्योतिष की पढ़ाई देखेंगे पुरानी, तो उसमें बीए जी जी की डिग्री एक तरह से होती थी, जो शास्त्री वाली डिग्री होती थी। जी उसमें जी 3 विषय होते थे, और वो आयुर्वेद, ज्योतिष और साहित्य।
जब आचार्य कोई करता था तो एक विषय में करता था। तो जी जी मतलब ये है कि ज्योतिष के भीतर तमाम आयुर्वेद है, तभी हम जानते हैं कि आपको कौन सा रोग होगा। अगर किसी का 5वें 7वें और 9वें में मंगल है तो वात रोग होगा, ये हम ऐसे ही कह देंगे। जी जी, बिल्कुल, हैं? आयुर्वेद में यही भाषा है। हाँ हाँ, जी। तो आयुर्वेद की जो स्थिति है उसमें नाड़ियां जो ये हैं वो वात रोग क्या है? वात रोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ मैं। वात रोग मैंने बहुत सुना है नहीं, इसके बारे वात में। के कुपित होने से जो रोग होते हैं वो सब दर्द के और हाँ निर्जलीकरण के, अचानक बॉडी में ये प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। हम्म, आप उसको हाँ, इतना ही ऐसा ही समझें सुना तो था। ठीक है। जी जी क्योंकि नाड़ियां जो हैं वो तीन चीज की होती हैं, एक वात की, एक पित्त की, एक कफ की। तो जो आदि जी, नाड़ी है वो वात वात पित्त कफ नाड़ी है, बिल्कुल। और हम्म दूसरी नाड़ी जो है वो मध्य की, वो है हम्म पित्त की, और तीसरी है हम्म, कफ की। कफ की। अगर एक ही नाड़ी होगी दोनों की, तो इन जब तीनों से ही मेरे को संसर्ग, लगता है आयुर्वेद चलता है पूरा। वात, पित्त और कफ, पित्त, इन कफ, तीन जो चीजों तो से पूरा आयुर्वेद इसी पे ही। देखिए, जी। आयुर्वेद का आधार ये है कि हमारे जीवन में संतुलन होना चाहिए। हमारे शरीर में तीन प्रवृत्तियां जो है उनका संतुलन रहना चाहिए। इक्विलिब्रियम ऑफ द थिंग्स जो है, तीन पैटर्न्स हैं जो लाइफ में, उनके बीच में एक यस यस। साम्य होना चाहिए। उस साम्य में जब विघटन होता है, गड़बड़ होता है किसी कारण से, मौसम से, खान पान से, उम्र से, किसी चीज से, तो उसका उपाय करना चाहिए, वो उपचार करना चाहिए। लेकिन जी। ज्योतिष में जो नाड़ियों का माना है वो ये है कि अगर एक ही नाड़ी के दोनों लोग हों तो उनमें विशेष विकृति हम्म पैदा हो जाती है, खास तौर से अस्वास्थ्य, और उनमें से मृत्यु जी। तक का बताते हैं। और संतानों पर असर अच्छा पड़ता है, कई बार संतानें भी रोगी पैदा होती। तो ऐसा, अच्छा, और रोगी पैदा उसको, होती है या संतान पैदा होने में दिक्कत होती है? नहीं, रोगी मतलब मतलब हमारी वो पत्नी की नाड़ी तो एक है, तो वो बीमार रही पूरे हम्म जीवन। तो जिस पंडित ने कराया होगा अच्छा। वो तब करा दिया होगा। लेकिन अभी मैंने हम्म। कई लोगों की ऐसी शादियां कराई हैं, मतलब मैं विवाह नहीं करा था, लेकिन हमने बताया हम्म कि आप कर सकते हैं। हम्म जैसे मित्रों में बहुत सारे लोग हम्म। आ जाते हैं कि अब ये नाड़ी एक है, लड़का बहुत अच्छा है, वो उनका संबंध भी है बच्चों का, तो कैसे करें। हाँ, तो ये प्रॉब्लम है ना आजकल। जैसे प्रेम हाँ विवाह हो रहे हैं, तो यही हाँ प्रश्न हाँ आता है कि अगर उनकी कुंडली नहीं मिल रही है, अगर हाँ उनके हाँ अंदर कोई ऐसा बड़ा दोष है, या वो दोनों मांगलिक नहीं है, और वो हाँ 4 5 6 साल से रिलेशन में है ऑलरेडी बच्चे, हाँ हाँ तो जी। आजकल का समय तो ये बड़ी कॉमन बात है। तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? हाँ, मैं ये कह रहा था कि एक तो नाड़ी का जो, जब हम देखते हैं कि ज्यादातर पंडित देखेंगे कि दो नाड़ी एक है, तो वो कहेंगे नहीं, मत करिए। लेकिन मैंने बहुत सारी हाँ, चीजें नहीं नहीं पढ़ी, है। मेरे स्वभाव से मतलब जो खोचड़ होता है ना जो पढ़ने में, कि ये तो देखना ही हम्म चाहिए, ये भी देखें, ये भी देखें। तो मैंने पढ़ा तो उसमें दो तीन बातें मुझे मिली कि हम्म अ, उसमें एक बात तो ये थी कि आपका एक ही नक्षत्र नक्षत्र में दोनों की नाड़ी हो, तो जी। दोनों का चंद्रमा अगर एक ही नक्षत्र में है, तो और निकट के उसमें है चरणों में, तो उससे माफी है, फिर कर सकते हैं। ऐसे ही एक हम्म अभी मैंने देखा, हम अपनी बेटी का विवाह करने वाले थे, और मुझे बड़ी, और उनके हम्म प्रेम आपस में बच्चे तय करके कर रहे थे कि अच्छा है, लड़का भी अच्छा कर रहे है, थे। सब हम हाँ हाँ चाहते हाँ। भी थे। हम्म तो हम्म मैंने जब देखा तो उसमें नहीं था, तो मैंने पढ़ना शुरू किया हम्म कि क्या करें। ये तो हम हम्म जानते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि फिर रोगी रहेंगे, परेशान होंगे, संतानें भी वैसी। हम्म तो हम्म मैंने फिर पढ़ा तो उसमें ये था कि बुध, बृहस्पति और शुक्र अगर किसी हम्म व्यक्ति के, इन दोनों के एक हम्म ही राशियों में हो, ये नोट करने वाली हम्म। बात है, जो हम किसी को जी, बताते फिर नहीं से है, रिपीट करें क्योंकि आप। दिस इज माई। मुकर्रर, फिर से अगर रिपीट करें किसी आप इस बात को। व्यक्ति, दोनों लोगों की कुंडली में बुध, हम्म बृहस्पति और शुक्र दोनों के हम्म एक ही एक राशि में हो, हम्म जैसे किसी का कन्या का बुध है, हम्म मैं ये नहीं कह रहा कि शुक्र की राशि में ही शुक्र हो, बुध की राशि में ही बुध हो, लेकिन दोनों के एक ही राशि में हो, चाहे जिन राशि में,
अगर मान लिए कर्क में बुध है, सिंह में बृहस्पति है, और सिंह में बृहस्पति तो नाजायज हो जाएगा, कन्या में बृहस्पति है और तुला में शुक्र है, ऐसे तीनों प्लेनेट या कम से कम 2 प्लेनेट एक ही राशियों में हो तो इसका दोष खत्म है। तो ये अच्छा, अगर 2 प्लेनेट एक राशि में तो हाँ एक ही राशि में हो, नहीं अलग अलग राशियों में हो, जी लेकिन दोनों बच्चों के उन्हीं राशियों में हो, उन्हीं राशियों में हो। हाँ तो समझ गई। ये मैंने अलग से पढ़ा और बहुत सारी चीजें देखने के बाद मुझे ये मिला। तो मैं ये सोचता हूँ इस पटल पर ये बात साझा करने में कोई हर्ज नहीं है, लोग देख लें अपने जी बच्चों का जिसका मिला रहे हैं कि हाँ बृहस्पति और बुध की बिल्कुल राशियां, बिल्कुल। शुक्र की राशियां अगर हाँ एक ही हैं तो वे विवाह कर सकते हैं। दूसरा एक और हमने पैटर्न देखा कि हमारे साउथ इंडिया की एक पद्धति है दशकूट मिलान। उस दशकूट में जो ये नाड़ी वाला है उसमें नाड़ी की जगह अन्य चीजें हैं, कई बातें हैं जिनको लेके हमने एक अपने मित्र, हमारे साथी संपादक वो भी थे, उनकी बेटी का ऐसे नाड़ी थी और उन्हें लड़का बहुत पसंद था, परिवार बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मुझसे कहा तो मैंने कहा मैं देखता हूँ, और लोगों ने मना किया था, फिर मैंने देखा और मुझे उस साउथ इंडियन पद्धति में मैंने सोचा कि वहां भी तो विवाह करते हैं लोग, वहां स्त्री पुरुष का ही विवाह होता है ना, दक्षिण भारत में है, उत्तर भारत में प्रचलन में है, इससे क्या मतलब कहीं भी है। हाँ, हाँ क्या मतलब है। तो मैंने उससे देखा वो ठीक था, तो मैंने उनको कहा कि आप करिए, और वो अच्छी है, सुखी है बच्ची, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बीमार नहीं है, ठीक है। तो बहुत अच्छी जानकारी आप हमें बता रहे हैं, साझा कर रहे हैं, और बहुत से जैसे पुष्पा कन्याल जी शायद कुछ ज्यादा परेशान हैं, वो ये कह रहे हैं कि पंडित जी एक्स्ट्रा पैसा लेकर एक्स्ट्रा पूजा कर देते हैं और फिर हमें ये बताते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कैसे होता है। और नहीं, हम तो जो भी हमारे पास आते हैं हम उन्हें खुद ही कहते हैं कि आप मंत्र का इसका पाठ करें, इसका ऐसा करें, ये जो उपाय करना है वो आप और आनंदा पटनी जी बोल रही हैं कि आप विवाह के लिए जन्म पत्री आदि मिलाने को कितना उचित समझते हैं, कहाँ तक उचित समझते हैं? न मिलाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और खासतौर से जो लोग प्रेम का विवाह करते हैं उनका मिलाने से तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि नहीं मिल रहा है तो कैसे नहीं, उनका शादी नहीं करनी पड़ेगी हमें फिर। तो व्यावहारिक बात तो ये है कि दुख सुख जो आएंगे उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो फिर सुख से उठा लेंगे। अगर निसंतान भी कोई रहे तो उसे फिर दुख नहीं होता कि हमने तो प्रेम करके विवाह किया। ऐसे ही जो भगा के विवाह करते हैं, ये अच्छी बात कही आपने। हाँ गंधर्व विवाह करते हैं, या जो 50-45 साल के बाद विवाह करते हैं उनको, उनमें कहीं कोई मिलाने की आवश्यकता नहीं है। और जो कौमें दुनिया की नहीं मिलाती हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सिर में तेल नहीं लगाता या लगाता हूँ, या मैं कंघी करता हूँ, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं तो हम उनका कुछ नहीं कर सकते। हम कंघी करते हैं तो हमें लगता है कि दूसरे कंघी किए हुए लोग, सजे धजे लोग अच्छे लगते हैं, इसलिए हम भी बताते हैं। उससे स्वच्छ रहने से हम स्नान करते हैं। कश्मीर के लोग नहीं नहाते रोज। हमारी एक मित्र थी, उन्होंने शादी की प्रेम करके, वो कौल थे वहां के ब्राह्मण, उन्होंने कहा मैं बहुत परेशान हूँ, ये नहाते नहीं है, मांस खाते हैं। वो यहाँ की बनिया थी उत्तर प्रदेश की। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो आपका मन है कि आप ना मिलाएं, लेकिन बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, ऐसा लगता है कि जो चीजें लोगों ने अगर उसके कुछ चीजें ऐसी निकाली हैं जिससे कुछ फर्क पड़ता है तो कोई बात नहीं। और आपने खूब समय दिया और हमने बात कर ली, मुझे लगता है आपका समय खत्म होने वाला है। नहीं, समय की अभी कोई बात नहीं, अगर आप 2-4 बातें और कर सकते हैं। मंजर गौरवपुरी जी कह रहे हैं कि मुझे कब तक रिलीव कर दिया जाएगा, क्या मैं कुंडली की डिटेल भेज सकता हूँ? अपना नंबर दीजिए। बेशक आप कुंडली की डिटेल सर को भेज सकते हैं, और अपना नंबर, आप सर का नंबर मैं आपको दे दूंगी, और अगर चाहें तो बताना चाहें तो सर बता भी सकते हैं, ऐसा उसका कुछ व्हाट्सएप नहीं है। नंबर ही है जिसपे आपको डिटेल्स भेजने होते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसको हम हर फोन अटेंड नहीं कर सकते। मेरे पास लोग आते हैं, ज्यादा आते हैं, फिर मुझे दिक्कत होती है। तो मैं व्हाट्सएप नंबर अभी आपको बता सकता हूँ, वो आप चाहें तो नोट कर लें। जी बेशक आप बता दीजिए, जिसको नोट करना है वो कर लेंगे। और 813 813 0 0 813 0
585490। 585490। तो ये सर का व्हाट्सएप नंबर है 8130585490। 8130585490। तो कोई भी आप सर से प्रश्न करना चाहें या कोई भी बात अगर आप पूछना चाहें तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कर सकते हैं। राजपाल यादव जी कह रहे हैं ये मंगल क्या है, मंगली होना क्या अशुभ है? अगर मेरा मंगली होना अशुभ है तो मेरे लिए तो महापुरुष योग बनाता है। 7वें घर में मंगल बैठा है वृश्चिक का। अगर मेष का हो, वृश्चिक का हो या मकर का हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं पैदा करेगा। फल दीपिका कहती है कि 6ठे और 8वें घर के मालिक बहुत खराब कहे जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जो भी हमारे 12 भाव हैं वो मेरे जीवन के ही और मेरे शरीर के ही हिस्से हैं। अगर उनमें कोई बली ग्रह बैठा होगा तो वो खराब नहीं करेगा। 6ठे घर में बैठा होगा तो आपका शत्रुनाश होगा, रोग नाश होगा, आपका कर्जा खत्म हो जाएगा। तो ऐसा ये काफी गहरी पढ़ाई है कि बेशक। हाँ, तो ये नहीं है कि वो मंगली ऐसा खराब होता। मैंने कहा ना कि मेरी पत्नी अभी तक है मेरे साथ, थोड़ी थोड़ी रोगी परेशानी वाली जो स्थिति रही उनकी वो रही, लेकिन वो तो मैं ये मान के से चलता हूँ कि अगर वो पहले भी बीमार थी तो हम क्या करें। मेरे विवाह वही के अभी बाद दोबारा से सवाल राजपाल यादव जी ने किया है कि क्या मंगली का विवाह मंगली से ही करना चाहिए? ज्यादातर तो अगर वो मेरे ख्याल इसका ज्यादा कठिन मंगल हो तो करना चाहिए, लेकिन अगर उसके कई इफ एंड बट्स हैं कि अगर वो बृहस्पति से केंद्र में हो, शनि से केंद्र में हो और चर राशियों में हो तो विशेष दोष नहीं है। 28 साल के बाद सामान्यतः विवाह ऐसे लोगों को होते हैं जो मंगली होते हैं, क्योंकि मंगल का एक्टिवेशन टाइम जो है 28 ईयर्स है। उसके बाद एक सवाल और किसी ने मेरे से कहा था सर, मैं आपको टोक रही हूँ बीच में इसके साथ ही कि किसी के उसमें जैसे प्रेम विवाह हो गया और बाद में जब उनकी कुंडलियां मिलाई गई तो ये पता चला कि दोनों की जो कुंडली है उसमें 2 शादियां लिखी हैं। दोनों की कुंडली में 2 शादियों का योग है, तो उन्हीं की आपस में दोबारा से शादी करा दी जाए तो ये दोष जो है वो खत्म हो जाता है, ऐसा कुछ सुना था, कहा किसी ने। तो इसके बारे में लॉजिकल बात तो है, ये लॉजिकल बात तो है, पर मैंने ऐसा अभी कोई कराया नहीं। मैंने ऐसे जरूर देखे कि जिनके कुंडलियां जिनमें गुण बिल्कुल नहीं मिल रहे थे। ऐसे 2 लोग हैं, एक तो बहुत बड़े मीडिया हाउस का टॉप मैन है जिसकी मैं कुंडली समय समय पर वो परेशानियों में फंसते थे तो मुझे पूछते थे, दिखाते तो थे। उनकी पत्नी मेरे पास आई। वो बाय द वे उनको किसी समय बहुत खराब परिस्थिति में फंस गए थे, वो उन्हें बंधन हो गया था। तो उनकी पत्नी आई मेरे पास, तो मैंने कहा आप लोगों का तो ठीक नहीं है। उन्होंने दोनों का दिखाया भी कि आप कैसे शादी आपकी हो गई, आपकी शादी तो होनी नहीं चाहिए थी। बाद में पता चला कि वो बिल्कुल पसंद नहीं करते एक दूसरे को, चूंकि इतनी मुसीबत आ गई थी तो वो मेरे पास आई दिखाने, और फिर बाद में उनका तलाक हो गया। उनके 2 बड़े बड़े बच्चे हैं, लेकिन ऐसा एक दूसरा एक मेरा शिष्य जैसा था बच्चा, मेरे पास आता था, वो शादी करके आया मेरे पांव छूने जब, तो मैंने कहा कि तुमने कुंडली मिलाई नहीं थी, हमसे तूने पूछा ही नहीं। क्योंकि जो अपना बच्चा है वो तो पूछ ही ले ना, तो उसने पूछा नहीं। प्रेम है उनका भी हो गया था, उन्हें कर लिया था। तो वो लड़की एक बच्चा हुआ, उनका संबंध ही नहीं रहा, एक बच्चे होने भर का ही संबंध था, और उसके बाद वो लेके उसे चली गई, कहाँ है पता नहीं, गायब है। तो मैं ऐसे 2 केसेस ये जानता हूं, पर ये जो उपाय वाली बात है वो करके देख लेने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि ऐसी परंपराओं में ऐसा है कि जिनके संबंध मृत्यु के योग दिखाई पड़ते हैं, जैसे कुंभ से शादी करा दी जाती है, पेड़ से शादी करा दी जाती है, या आपस में ही दोबारा शादी करा दी जाती है। वो एक्चुअली ऐसा मैं यही कह रहा था कि जिनके ग्रहों की ऐसी स्थिति लगती है कि इनका द्विविवाह है तो पहले एक विवाह करा देते हैं ऐसी किसी सजीव या निर्जीव चीज से, ताकि उसका विशेष समाप्त हो जाए। पर इसका लॉजिकल है बस ये, लेकिन हम इस बात का मतलब कोई ग्रंथों का ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारा मुहूर्तों में
उपायों में बहुत सारी चीजें जोड़ी हुई भी हैं। तो ये तो अपने व्यावहारिक उसमें है, मैंने देखा, बहुत सारी कुंडली देखी और उसमें अगर ऐसा किया उसका लाभ हुआ तो ठीक है। लेकिन जप वगैरह का तो लाभ होता है, दान का भी लाभ होता है। कुछ प्लैनेट्स के लिए अगर कुछ पहने तो भी लाभ होता है। अगर मान लीजिए कि एक कॉम्बिनेशन है कि आपकी कुंडली में कोई नेगेटिव प्लैनेट है, कोई पॉजिटिव प्लैनेट है, अगर उसकी पॉजिटिविटी बढ़ानी है तो कोई रत्न पहनाया, और नेगेटिविटी है तो उसका दान और व्रत वगैरह कराया। ऐसा मेरे दिमाग में ऐसा रहता है, मैं ऐसा करता भी हूँ, तो उससे लाभ होता है। और मैं कोई ऐसा उपाय नहीं बताता कि एक पंडित बुलाओ, उसका 9 आदमी की गायत्री कराओ तो 1500 दो, 18 दो, 5000 खर्चा करो, ऐसा मैं कोई नहीं बताता। अपने आप करो ना। कोई हम रत्न बताते हैं कि हमसे ले लो या हमारी जगह से ले लो, अपने आप लो जाके, हम बताते नहीं क्योंकि वो खराब निकले। पंडित जैसे जी 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 वही बात है। पंडित, अब ये जो रत्न है इनकी शुद्धता और अशुद्धता का भी बड़ा भ्रम रहता है अक्सर आम जनता में। उनसे यही कहता हूँ कि आप जाएं और झंडे वालान में सरकारी लैब है, आप वहां से खरीदे, थोड़ा महंगा मिलेगा लेकिन उसका टेस्टेड होगा, तो आप वहां से खरीद ले। ये वो तो सरकारी लैब है। कई तो रत्न पहनने में विश्वास करते हैं, पहनाते हैं, और कई पंडित ऐसे हैं जो रत्नों का प्रवाह करवाते हैं, जल प्रवाह करवाते हैं। मुझे उसमें तो कोई तार्किक बात नहीं लगती, क्योंकि हम कॉस्मिक एनर्जी, हम साइंस के आदमी हैं, हमें मालूम है कि जब कोई लेंस पर से किरणें पड़ती हैं तो वो घनीभूत होकर आपके बॉडी में पेनिट्रेट करती हैं, तो वो उस कॉस्मिक एनर्जी को आप में डालती हैं जिसकी कमी है, या जो आपके लिए पॉजिटिव है वो पॉजिटिविटी बढ़ाएगा, ऐसा मान के ही रत्नों का विधान किया है। और गर्ग ऋषि और उनके शिष्यों ने इन सारी बातों को तमाम वैदिक ज्ञान से निकाला, वेदों से बहुत सारी चीजें निकाल के और तब ये सामने रखी। इसलिए वेद को सामान्यतः चैलेंज नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें किसी का निहित स्वार्थ नहीं था। उन ऋचाओं को रच के उन्होंने अपना नाम तो उसमें डाला नहीं हुआ कि भाई फलाने का कवि फलाना है। वो एक्चुअली जीवन के वो सिद्धांत हैं जो ऑब्जर्वर्स ने ऑब्जर्व किया और उसमें लिखा, और उनके आधार पर बनाए गए जो सिद्धांत हैं वो ठीक लगते हैं कि कुछ आप दान करें, जप करें, अच्छा काम करें, लोगों से अच्छा व्यवहार करें। हमने एक लक्ष्मी पर एक लेख लिखा था कभी, लक्ष्मी कहाँ रहती है और कहाँ से चली जाती है। तो जब मैंने वो उसको पढ़ा, एक ग्रंथ मेरे पास था, तो उसमें लक्ष्मी के कहाँ कहाँ के विग्रह हैं, कहाँ मिलती, कैसे जाती, तो मैंने पाया कि वो आचार संहिता है कि आप स्वस्थ रहें और आप अच्छा आचरण करें, कौन कौन से का धन न लूटें, किसकी बेईमानी न करें, और आप स्वस्थ रहें, ऐसे उपाय करें। इस समय नहाए नहीं, इस समय मालिश न करें, इस समय खाए नहीं, विधवा का अन्न नहीं लूटें, उसका पैसा नहीं लेटें, जो निराश्रित है उसको सताएं नहीं। तो ये आचार संहिता है। तो लक्ष्मी वहीं रहती है जहां ये होता है, ऐसे जहां आचार विचार ठीक हो, व्यवहार आचार। तो आचार की शुद्धता जो है वो बहुत जरूरी है, और वो पंडित के लिए भी जरूरी, नहीं तो वो भी नरक में ही जाएगा। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी कह रहे हैं कि कुछ ऐसा उपाय है देश हित के लिए कि भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट लोगों की बुद्धि सद्बुद्धि के रास्ते पर लाई जा सके। नहीं, ऐसा हम नहीं समझते। ये युग का आपको लगता है कि आप ही के समय में सब खराब हो रहा है, लेकिन मैंने प्रारंभ में ही एक उदाहरण दिया था कि एक देवी है निवृत्ति, जो बेईमानी की देवी है जी, और रावण और अंगुलिमाल और कंस ये हमारे समय में नहीं हुए। जी, और कंस जो था उसने सारे राक्षसों का और सबका एक ऐसा कुटुंब बना रखा था, 100 राजाओं को वो उनकी बलि देके पूरा करना चाह रहा था। तो मेरा ये कहना है कि खराब और अच्छे दोनों होते हैं। हमारी जितनी जानकारी है उसमें एक संतुलन बनाने की कोशिश होती है। आप पूरे खराब लोगों को नष्ट नहीं कर सकते, नहीं तो आप असंतुलित हो जाएंगे, आपको इन्हीं अच्छों में खराब नजर आने लगे। आप ये बात एक तरह से ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर वो खुद जानती हैं डॉक्टर दमयंती कि इसका उत्तर नहीं है, और इसका उत्तर हो भी नहीं सकता, क्योंकि आप जब से इतिहास और किसी चीज को जानते हो तो आप जानते होंगे कि लोग अच्छे और बुरे होते थे। हमारे बचपन में भी थे विलेन,
हमारे बचपन में भी थे, हमारे जीवन में तो आसपास जब सारे। अच्छा और बुरा होना, कंस होना या कृष्ण होना, हाँ हाँ रावण होना या राम होना, जब हाँ। हमारे ग्रहों पर निर्भर करता है तो ये इंसान दोषी कहाँ है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा मानना ये चाहिए कि देखिए, ये चूंकि ऐसी बहस की स्थिति, ये प्लेटफॉर्म उतना हो नहीं पाएगा, पर फिर भी मैं ये जी कह जी, रहा हूँ नहीं कि बहस। मैं जैसे हमारा ज्योतिष का जो एक आधार है, मोटे तौर पर आप अगर देखें तो नक्षत्र, जो चंद्रमा का नक्षत्र है, उससे हम ये तय करते हैं कि आपका जन्म कब किस नक्षत्र में हुआ। उस समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में था, उससे हम आपकी महादशाएं जोड़ेंगे, गिनेंगे, उसी से कुंडली बनती है। तो जब जी आपकी चंद्रमा की आधी दशा बीती है, आधी पहले बीत चुकी, तो देयर इज ए कंटिन्यूएशन कि आपका जी जो भुक्तियां हैं, वो जो भोग्य है इस जन्म में, और जो पिछले जन्म का कैरी ओवर है, कैरी फॉरवर्ड है, वो आप लेके आए जी हो। और जिस नक्षत्र में, मान लीजिए केतु के नक्षत्र में आपका जन्म हुआ, और आपका किसी का बृहस्पति के नक्षत्र में हुआ, तो हम आपको ये कहेंगे कि आपके जो लाइफ का स्पैन आधा था, वो केतु का आप बिता रहे थे, तो उसकी टेंडेंसीज में थे, आप इस जीवन में आए, तो आगे का एक सीक्वेंस है। आपकी जो महादशा में आपका जन्म हुआ, उस सीक्वेंस में आप जन्मे हैं, और उसके पॉजिटिव नेगेटिव उसी तरफ से होंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि हम 10वें घर से ये देखेंगे कि हमारे पास क्या, हम कैरी फॉरवर्ड करके क्या लाए हैं, हमारे पास इकट्ठा क्या है, और इस बार हम क्या कर रहे हैं, जो कर्म का भाव है। और 4th हाउस जो है, वो उसके भोग का है। तो इस बार हमको मौका कितना मिलेगा कि 20% भोग लो, इससे ज्यादा नहीं भोग। उसकी एक ये चार्ट बना हुआ है कि ये आपके लिए उपलब्ध है, दिस यू आर बॉर्न विद, और ये आपको इस जन्म में भोगना, बाकी आगे आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। ये जो बात है, ये कोई माने तो ठीक, नहीं माने तो हमें इसमें कोई कहना नहीं है, पर ये तय है कि आप जो अच्छे कर्म कर रहे होते हैं, वो इस जन्म में भी आपके पिछले घटिया कर्मों पर ऊपर पर्दा डालते हैं, उसे कम करते हैं, उसमें अच्छाई पैदा करते हैं, और अगले के लिए कैरी फॉरवर्ड के लिए एक पॉजिटिविटी डालते हैं। तो क्या ये हमारे जो ग्रह हैं वो बदलते रहते हैं, जो हाथों की लकीरें हैं हमारी, ये हमारे कर्मों के हिसाब से क्या ये बदल भी सकती हैं, बदलती भी हैं, बदलती हैं। या जो जैसे हम जब आपको जो कहते हैं कि आप ये साधना करें, तो कोई चीज कहते हैं कि जब करें तब करें, तो आप उस प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए स्थगित करते हैं ना, जो वहां से आ रहा होता कॉस्मिक आपका एक स्ट्रीम है, उस स्ट्रीम को आप अपने लेवल पे बाधित करते हैं, एक पॉजिटिविटी में डालते भी हैं ना, ठहर के आप सोचते हैं, वो उसको सौंपते हैं, आप अपने जीरो हो जाते हैं। जो समाधि का एक पैटर्न है हमारी तरफ से, समाधि में आप इनटेक नहीं लेते, जीरो एनर्जी लेते हैं, खाते ही नहीं कुछ, और महीने भर की समाधि ली है किसी ने। ये कोई दूर की बात नहीं है, ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया है और करते रहते हैं। आज के समय में ऐसे लोग आपकी आसपास नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन ऐसा तो है ना, समाधि है, और जीरो एनर्जी लेके वो बने रहते हैं। तो इसका मतलब है कि जीरो एनर्जी पर रहने का एक अभ्यास है। उस अभ्यास को हम इन मंत्रों के जप से, अन्य चीजों से, अच्छे भाव से, अच्छे मन से, लोगों की सेवा करके, बहुत सारी चीजें आपकी अपनी नेगेटिविटी खत्म होती है। ये बात आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, उससे जब बात करेंगे कि हमारा दिमाग में उलझन बहुत रहती, नींद नहीं आती, तो वो बताएगा कुछ आपको कि ये करो, लंबी सांसें लो, फला करो, दिमाग करो। ये क्या है, इससे कैसे नींद आ जाती है? तो ये एक आपका, चूंकि ज्योतिष जो है वो आयुर्वेद से भी जुड़ा है, संसार की जानकारियों से भी जुड़ा है, तो आप उसे स्ट्रीमलाइन एक हद तक कर सकते हैं, सब कुछ नहीं कर सकते। जो जन्म से पैदा हुए आपके साथ रोग हैं, जो आपको इनबिल्ट हैं, वो आप नहीं खत्म कर सकते। जो आपके बाद में पैदा होने वाले रोग हैं, उनको आप खत्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और मौका लगा के उन पे आपको अंधे होने से आपका चश्मा बचाता है। आप अंधे ही हैं। जी जी जी। अगर आपका ज्योतिष ये कहता है कि आपकी आंख में समस्या होनी है,
और बहुत सारी बात होती है कि सूर्य और शुक्र का साथ होना, 12वें घर में मंगल होना, दूसरे घर में ये होना तो दांत का प्रॉब्लम, ये सारी बातें हम हजारों लोगों को देखते हैं और वो होता है, लेकिन गंभीर समस्या किसी की होती है नहीं, तो चश्मा तो सभी को लग रहा है आजकल। जी, जी, जी। एक तो बातें लोग कह रहे हैं, जैसे कि बहुत से नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मुंबई से बहुत अच्छे सिंगर और कंपोज़र सत्यम आनंद जी हमारे साथ जुड़े हैं। आपका स्वागत कर रहे हैं, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत सत्यम जी। पुष्पा कन्याल जी कह रही हैं कि किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। ये पढ़ा था, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो ये तो विषय से किस्मत, अभी हम ग्रहों की बात ही कर रहे थे, नक्षत्रों की बात कर रहे थे, हम सिर्फ हाथों की लकीरों की बात नहीं कर रहे थे। ये जवाब सर दे चुके हैं हमें। और हरगोविंद झाम जी आज का फल जानना चाह रहे थे, और हरगोविंद झाम जी कह रहे हैं कि दमयंती जी आप गलत सोच रही हैं, जो भ्रष्ट हैं वो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में अपने होने वाले कार्यों का फल जरूर भोगेंगे। बेशक, जैसा कि अभी सारी सी बात का आंसर दे चुके थे कि कैरी फॉरवर्ड हमारे पास बहुत कुछ है, और अब हमें देखना है कि हमने इस जन्म में कौन से कार्य करके उस कैरी फॉरवर्ड को यहीं खत्म करके जाना है, या फिर आगे कैरी फॉरवर्ड करना है अपने उन बुरे कर्मों को साथ ले जाके। ये हम पर भी तो निर्भर करता है ना, कि हम जज कैसे करें कि कौन सही ज्योतिषी है। आनंदा पाटनी जी, तो ये तो हम ऐसे ही, हमें नहीं पता चलता कि कौन सा अच्छा डॉक्टर है, हमें ऐसे बहुत बार नहीं पता चलता कि कौन सा अच्छा टीचर है जिसके पास हम अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजें। तो एकदम से तो हम ये भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि कौन सा अच्छा ज्योतिषी होगा। तो हमें भी उसकी पढ़ाई या उसके ऊपर एक बार तो विश्वास करना होगा, या उनकी बैकग्राउंड या उनकी पढ़ाई देखकर हमें आगे चलना होगा। ऐसा मैं मानती हूँ। हरगोविंद जाम जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी जानकारियां दी जा रही हैं। और बाकी वही दोबारा फेरे की बात हो रही है, तो काफी लोग आपकी बातों से काफी इम्प्रेस हैं और काफी अच्छी जानकारी उन्हें मिली है। और आपसे हम, समय हमारा समय से ज्यादा हो गया है, लेकिन जी। हमारी बातें अभी बहुत बाकी हैं। तो बहुत लोगों ने इस अलग तरह के कार्यक्रम को बहुत अलग मूड से सुना भी है। काफी लोग हमारे साथ लगातार बने रहे हैं। आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और पुष्पा कन्याल जी 5 स्टार दे रही हैं हमारे इस प्रोग्राम के लिए, तो आपका बहुत-बहुत हम शुक्रिया करते हैं। और बहुत उम्दा जानकारी आपने हमें दी है और अच्छी पढ़ाई आपने इसके लिए की है। और जो भी आपकी क्वेरीज और होंगी, व्हाट्सएप पे आप सर से बात कर सकते हैं। तो यही बात, ये जो जितने भी ग्रह हैं, उन्होंने ये भी बोला है कि अगर वो मतलब देवी, हम उसको कैसे कहें, अगर वो निंदनीय है या अगर वो हमें दोष देती है, तो आप उसे देवी शब्द क्यों कह रहे हैं, कि अगर हम उसका आह्वान नहीं कर सकते तो वो देवी क्यों है, तो उनको देवी शब्द से क्यों पुकारा जा रहा है। जैसे महात्मा रावण कहते हैं, तो जी, जिनकी जी, जी। उपस्थिति है और उन्हें हम नकार नहीं सकते उनके होने को, जिन लोगों को इस संसार में होने को हमारा वश नहीं है कि उन्हें मिटा दें, तो वो तो हैं, जी, जी। और उनकी शक्ति के कारण उनको हमें मानना पड़ता है, पर हम उन्हें मुख्य धारा में नहीं मानते, अपनी धारा में नहीं मानते, अपने निकट बुलाना नहीं चाहते, उनको पूजते नहीं है। उनका आह्वान नहीं करने का जी, मतलब क्या है? जैसे आह्वान नहीं करते। आप जिन लोगों को आह्वान करके अपने पास रखते हैं, अगर आपने अपने घर की पूजा कोई देखी हो, मैं भी नहीं जानता था, क्योंकि मैं ये पौरोहित्य का कर्म नहीं करता कि पूजा पाठ जी, कराता। जी। तो मैंने जब अपने यहाँ यज्ञ कराया, हम अपने पोते के जन्मदिन पर हम यज्ञ ही कराया करते थे। तो उनको बुलाया और हम पूजा का मतलब उनसे पूछते थे कि आप बताइए आप क्यों कर रहे हैं। तो वो कह रहे कि जैसे आह्वान किया, तो सबका आना बहुत जरूरी है, उसमें अच्छे या बुरे या कम अच्छे ऐसे लोग हैं जिनकी डिमांड्स बहुत हैं। मतलब आपको मैं अपने घर बुला लूं, आप 6 आदमी को, अब उसमें एक डॉक्टर साहिबा है, एक करोड़पति आदमी है, एक छोटा आदमी है, हम 7 आदमी को एक तरह से कैसे रख पाएंगे? हमारे पास एक के लिए तो जी, बिस्तर होगा, दूसरे के लिए नहीं होगा। तो जब हम नहीं होगा। उनको एक आयोजन करते हैं शादी की, तो हमने बैंक्वेट बुक किया, उसमें बुला लिया, उसके बाद कहा भैया जी, जाओ, अब जब जी। शादी वादी होगी तो बुला लेना। जाओ आप। बाकी 2 लोग घर के बचे रहे जो इस लायक थे कि जिनको हम रख सकते थे आसानी से, मुझे प्रॉब्लम नहीं पैदा करेंगे, दे आर द गिवर्स। तो गणेश जी हैं, ऐसे लोगों को हम अपने पास रख लेते हैं, उनमें अपने से पास वापस नहीं रख करते लेते उनको, हैं। हैं? जी, सारे लोगों को नहीं बिल्कुल, रखते, वो बिल्कुल। हैं तो देवी देवता, लेकिन
वो यहाँ उधम मचाएंगे। आग को हमने उस समय तो बुलाया यज्ञ में, लेकिन हम उसे टेम नहीं फिर कर उसको सकते। शांत भी करते हैं। हाँ, उस नहीं, हम उनको नाथ के नहीं रख सकते अपने, वो लग जाएगी हमारे घर में। नहीं रख सकते। हाँ, तो बिल्कुल हम उन्हें बिल्कुल। एक यज्ञ के लिए बुलाया था, उस काम का उन्होंने पूरा किया, उसके बाद नमस्ते, खाओ पियो जाओ। तो ये है बात। बिल्कुल सही। जी जी, उमंग और सरीन जी भी आप जुड़ी हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। और सत्यामानंद जी बहुत अच्छे से आपकी बातों को सुन रहे हैं। सत्यामानंद जी, आपके लिए भी ये नंबर अवेलेबल है। आप शोहरत, यश को जानना चाह रहे हैं। बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि हमें शोहरत की जरूरत नहीं है, हमें शोहरत से कुछ लेना देना नहीं है। शोहरत, मुझे ये लगता है कि शोहरत पैदा होते बच्चे से लेकर मरते दम तक, कहने की बात है, एक तारीफ, शोहरत, इनाम, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो जिसके मुंह से कोई नहीं बच सकता, और ये चलती दुनिया की शुरू से शुरू होती हैं और अंत तक ये हमारे साथ रहती हैं। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? और इसके बाद एक गीत या कविता सुन के हम इस कार्यक्रम को यहाँ विराम देंगे। अंत तो नहीं जी, कहती, फिर से हम मिलेंगे ज़रूर किसी और मंच पर, क्योंकि हमारी बहुत सी बातें अभी अधूरी हैं। जी सर। आपका मैं प्रश्न मिस कर गया कि शोहरत के बारे में था ना। जी। यश चाहने से नहीं मिलता, और न चाहने से जी। ऐसा नहीं होता कि आपको नहीं रुकता भी मिले। नहीं। हाँ, जी। मेरा ये कहना है कि मैं तो अपना ही जीवन देखता हूँ कि बिल्कुल छोटा सा था मैं जब गिनती पहाड़ा ये सब कुछ होता था, तो कोई आया घर में तो घर वाले सुनवाते थे कि ये लड़का मेरा, मतलब उनको लगता था बड़ा मेधावी है। तो और हाँ, हाँ, सब हाँ। लोग मुझे टेलीविज़न के से सुनो। कुछ इनाम देके जाएंगे या प्रशस्ति करके जाएंगे। तो मेरे जीवन का वो धारा बन गई कि मुझे यश चाहिए, अच्छा लगता था। जी, मतलब जी, पढ़ाई जी, अच्छा लिखाई लगने में लगा। हाँ, हाँ, पढ़ाई लिखाई में हमें अच्छा करने की प्रेरणा होती रही उससे। तो मुझे लगता है कि यश एक तो ऐसे है कि हमारा इनबिल्ट होता है। अगर हम 8 साल से 12-14 साल की उम्र तक जो हमारे बीच में आता है, जिन चीजों से हमें अच्छा लगता है, वही हमारे जीवन की धारा बन जाती है, ऐसा साइकोलॉजिस्ट का कहना है। जी, तो एक तो जी, ये जी। बात है, और दूसरी बात ये है कि बहुत लोगों का स्टेजेस में मैंने ऐसे कई लोग देखे जो पोइट नहीं थे, जो राइटर नहीं थे, वो घर गृहस्थी में 3 बच्चियां पैदा की और बड़ी हो गई, उनकी शादी होने लगी। तब वो एक दिन मेरे पास आई कि वो मैं कहानी मैंने लिखी है, बड़ी एजेड सी महिला, 45-50 साल के आसपास की, और वो आई कि मैंने एक कहानी लिखी है, मैं लिखती हूँ, मैंने कविताएं भी लिखी पहले। तो मैं हिंदुस्तान के संडे मैगजीन देखता था, तो मैंने कहा देखिए भाई, आपको किसी ने भी भेजा हो, किसी का नाम लेके आई थी, मैं ऐसे तो छापता नहीं हूँ, आप छोड़ जाओ, मैं देखूंगा, अच्छी होगी तो कोई नहीं रोक सकता, छपेगी, अच्छी कोई नहीं नहीं रोक होगी सकता। तो फिर आपको क्षमा। क्योंकि वो मुझसे उम्र में बड़ी थी, तो मैंने ऐसा किया, और वो फिर अच्छी लगी मुझे। अनगढ़ थी, उसकी भाषा में दिक्कत थी, लेकिन अच्छी थी, बात अच्छी थी वो, हाँ, थीम अच्छी थी बहुत। उसकी, सब बात हाँ, अच्छी। तो मैंने उसे छापा। और उसके बाद वो इतनी यशाकांक्षी हो गई कि वो बड़े अच्छा। बड़े लोगों के बीच में गई और आगे बढ़ी, और उन्हें तमाम पुरस्कार मिले। आज वो देश की बड़ी नामी गिरामी कथा लेखिका हैं। तो अरे आपको वाह! ऐसा लगेगा, वो समय समय पर मेरे प्रति अपना सम उपकृत हाँ, ठीक। होती रहती हैं, ऐसा कृतज्ञता हाँ, 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 ज्ञापित करती हैं। कृतज्ञ। लेकिन ये मैं कह रहा हूं कि यश जो है उनके बचपन से नहीं है, कहीं दबी हुई कोई बात रही होगी, लेकिन बाद में अब प्रतिष्ठा के जी। पीछे बहुत है। अब तो कोई अप्रतिष्ठा करके देखे भला, मार खाने लगे, चिल्लाने लगेंगी वो, फेसबुक भर देंगी। तो ऐसा है कि अलग अलग स्टेजेस पे भी लोगों को प्रतिष्ठा का होता है। और वैसे तो ये है कि ये सब जो चाहना है वो रोग ही है। जो भी कुछ भी चाहो तो वो आपका व्यसन ही है। कायदे से तो ये है कि आप मुक्त हो तो ये ज्यादा ठीक है। और भक्ति ज्यादातर लोगों को मुक्त करती है। अगर उनके पास कुछ भी नहीं हो मांगने को, कुछ चाहने को, और अपने को सरेंडर करने की जो स्थिति है वो सबसे अच्छी है। पर जीवन में सरेंडर करके अपने बच्चे कैसे पालेंगे आप? जब सरेंडर कर वही बात, देंगे तो वही वही आप ना, गृहस्थ सरेंडर में, करने की भी तो एक उम्र है ना। हाँ। हाँ,
तो गृहस्थी में नहीं जाएंगे, फिर बच्चे नहीं पैदा करेंगे, उन्हें बढ़ाएंगे नहीं, तो आपका शुरू से ही धर्म अगर क्या हुआ? सरेंडर कर दिया तो फिर तो लाइफ ही नहीं, उसकी सृष्टि का ही तो वो नहीं हो जो जाएगा। जैसे पिता मोह का की ऋण बात है, करी। जो माता का ऋण है, वो अदा करना क्या है? आप ऐसे ही अपने जैसे, उनके जैसे माता पिता आप भी बन के दिखाइए, उस कर्म का जी, निर्वहन करिए, उस धर्म का, तो पिता का ऋण नहीं होगा। बेशक, बेशक। तो बहुत अच्छी परिचर्चा रही। बेशक मांगा हुआ तो हरिगोविंद धाम जी कुछ भी नहीं मिलता, और आज की दुनिया में मांगने से तो वैसे ही कुछ नहीं मिलता। तो उसके लिए कमाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और चाहे वो यश हो, चाहे वो अपयश हो, मुझे तो लगता है उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। अपयश भी मांगने से नहीं हाँ, मिलता, तो यश तो ठीक ठीक कैसे ही बात। मिलेगा। तो हाँ, दोनों ही चीजें मांगने से नहीं मिलती, और आज की दुनिया में आप तो बिल्कुल ही नहीं मिलती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नंदा पाटनी जी। तो मेरे तो क्या संचालन था, सर ने बहुत अच्छे अच्छे हम लोगों को अपनी बातों के हमारी जवाब दिए हैं। इच्छाओं और आकांक्षाओं के साथ परिश्रमी होना भी बहुत आवश्यक है। बेशक डॉक्टर दमयंती जी, कोई भी कार्य अगर हम एक खाली बीज लें और उसमें जल, पानी, सूर्य, वायु कुछ भी उसमें नहीं मिलेगा, तो वो कभी भी फलाभूत मैं नहीं होगा। तो कोई एक भी बात कार्य, कहता कोई भी हूँ। इच्छा। जी सर। वो कह रही हैं कि जी सर। ये परिश्रमी होना ये इच्छा है, इच्छा होनी उसके बगैर बेकार है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो जी आलसी है स्वभाव से, जी। वो क्या जान के आलसी हम्म है? वो सोच के आलसी है कि मैं हम्म आलसी हो जाऊं। हम्म एक्चुअली हम्म हम ज्योतिष के हिसाब से अगर देखें, एक बार हम अपने बेटे की कुंडली दिखाने, एक अपने जिनका हम कॉलम छापते थे हिंदुस्तान में, वो यहाँ लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय में संस्कृत विद्यापीठ में वहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, और सुखदेव चतुर्वेदी। तो उनके पास हम जी। अपने बच्चे की कुंडली लेके गए कि अपने बच्चों को देखने में थोड़ा सा ये रहता है कि मोह होता रहता है, या भय भी रहता है कि पता नहीं कैसा है। और हम्म इतना मैं तब जानता भी नहीं था, तब तक इतना हम्म अभ्यास मेरा नहीं हुआ था महीन महीन छोटी छोटी चीजों पर। तो हम्म मैं गया, तो उन्होंने देखते ही कुंडली कहा कि आलसी है। हम्म अब मैं ये बात उस समय नहीं समझ पाया कि क्या बात है, लेकिन आज हम्म मैं ये जानता हूं कि वो उसके लग्न में शनि और बृहस्पति है, धीमी गति के हम्म ग्रह हैं। अब वो लोग इतने जानने हम्म वाले लोग हैं, ज्योतिष के पुराना काम है, पिताजी भी उनके ज्योतिषी थे, पढ़ाते तो हम्म वही हैं, पढ़े लिखे हैं, पीएचडी हैं, सब कुछ है। तो मैं कह रहा हूं कि आपके बहुत सारे वश में नहीं है। आलसी न होना आपके वश में नहीं है, परिश्रमी होना आपके वश में नहीं है। आप जुगाड़ करके बैठे बैठे पैसा कमा लेते हैं और सफल हो जाते हैं, कुछ नहीं करते। जी। 3 आदमी हाँ, लगाए है रहते ऐसे हैं। उदाहरण। हाँ, आप ये नहीं कह सकते कि परिश्रम से सब कुछ होता है। परिश्रम आप किसी बड़े सेठ का, बड़े नेता का, आपको अच्छा लगने लगता है, दिखाई पड़ता है कि वो परिश्रमी है। पता चला कि वो उतना परिश्रम नहीं हम्म करता है, वो अन्य कामों से और हम्म अपनी उसकी जो जीवन में विशेषताएं हैं उनसे और काम चलाता है। हम्म हम्म। मुझे लगता है कि और बहुत किसी के हाथों की हमने, लकीरें, मतलब चलिए, हाँ, बहुत हाँ, बातें हो हाथ चुकी की हैं वैसे देखिए, तो, मैं ऐसे तो हाथ का गलत नहीं आ, बताता, क्योंकि मैंने साइंस देखी थी, साइंस में नहीं ऐसा नहीं, पढ़ा गलत है। नहीं। मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे अर्धांगिनी है, जैसे मतलब विवाह हो जाता है, तो एक के हम्म ग्रहों का दूसरे के ग्रहों के ऊपर जो इम्पैक्ट है, उससे क्या दूसरे के ग्रहों में थोड़ा बहुत बदलाव आता होगा? पति पत्नी की बात अगर मैं करती मैं हूँ कि तो इससे ऐसा जब दो कहता लोगों हूँ के कि ग्रह मिलते हैं। ये तय है कि ऐसा होता है, कि जैसे हम बहुत सारे लोगों की कुंडली में ऐसा देखते हैं कि उसका भाग्योदय उसकी पत्नी के बाद है। अगर वो पत्नी के आने पत्नी के बाद होगा। मिलेगी, हाँ, आने के बाद है, विवाह के बाद है, तो हम्म बच्चे के बाद है। हम्म तो उसमें अगर बहुत प्रेशस पोजीशन किसी ऐसे प्लेनेट की है जो आपके भाग्य में वृद्धि कर रहा है, वो 7वें घर से हम्म जुड़ा हुआ, पत्नी के भाव से या बच्चे के भाव से जुड़ा है, तो हम ये कहेंगे हम्म आपसे कि वेट फॉर दिस। अभी हम्म वो कह रहे थे कि बृहस्पति अच्छा हो, तो 5वें घर में अपने घर का बृहस्पति हो, उच्च का बृहस्पति हो, सब ठीक है, बहुत सारी चीजें देता है, हम्म लेकिन संतान संबंधी कोई चिंता जरूर देगा आपको। तो अच्छा, एक चीज नहीं होती। हमने एक कुत्ता पाला, वो कुत्ता हमारे घर की पूरी रखवाली करता है, लेकिन पॉटी करता है, बाल उसके फैलते हैं घर में। तो ये उसका हम्म नेगेटिव है
एक नेगेटिव अच्छी चीज अगर मुंह पे है तो पूंछ पे एक खराब चीज भी है उसके साथ। कोई भी प्लेनेट हो, उसके नेगेटिव्स कुछ न कुछ हर जगह हैं। वो अब उच्च के शनि, नीच के शनि। अब हमने एक सज्जन को बताया था अभी यहाँ, अब अपने किसी मित्र ने पूछा कि तीसरे घर में उनका नीच का शनि है, कुंभ लग्न है जिनकी। जी। हमने ऐसे ही किसी एक लुधियाना के एक सरदार जी हैं, उनकी बहुत पहले कुंडली देखी थी। उनका जो जीरो से वो बहुत बड़े आदमी, मतलब बन गए। सैकड़ों करोड़ के आदमी हैं। तो मैंने उनकी कुंडली में टाइम, मुझे लगा कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरे घर में शनि हो नहीं सकता, तब ऐसा अच्छा नहीं होगा। वो अपने माता पिता सबकी बहुत इज्जत करते हैं, सब बढ़िया है। तो मैंने देखा कि कुछ मिनट का फर्क करके मैंने कुंडली बनाई। मैंने उनका टाइम करेक्ट करके कहा कि आप की ये कुंडली है, और अब आप जो हमने कहा था कि वो कहा था कि अब जहाज भी खरीद लो तुम। तो अच्छा। मैं ये देखता हूँ कि वो उस आदमी ने इतनी तरक्की उसके बाद की, और तब उतना अच्छा बड़ा नहीं था, बहुत बड़े हैं वो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि नीच का शनि तीसरे घर में बहुत बड़ा बनाता है मनुष्य को। ये जो भी सज्जन हैं उनके सुन रहे होंगे तो वो खुश हो जाए। नहीं, बड़े तो वो है ही, मैं जानती हूँ उनको। तो अभी आपके कहने, आपको तो शायद नहीं पता था और आपने बड़ी बात बताई है, तो इसी से पता चल रहा है। तो बहुत अच्छी बात आपने की, और आपने सभी अच्छे बुरों की बातें बड़े ओपन माइंड से की हैं, संकीर्णता से नहीं। आपको इसके लिए बधाई दे रही हैं आनंदा पाटिल जी। और आनंदा और पुष्पा कंड्यालमा कह रही हैं कि हमें बहुत सी आज अच्छी बातें पता चली जो हमें पहले से नहीं पता थी। तो बहुत लोग प्रसन्न हैं हमारी आज की इस बातचीत से। लगातार लगभग 2.25 घंटे हमने बात की है, और लोगों ने अभी भी बहुत सी बातें हमारे मन में रह गई हैं, लेकिन लोगों ने पूरे मनोरंजन से, पूरे इंटरेस्ट से और पूरे शौक से इन बातों को सुना है। सबसे बड़ी बात ये है कि आम बातों से हटकर आज हमारी बातचीत थी। मैं सुनना चाहती थी आपसे कविता, गीत, मुक्तक, लेकिन उनको फिर कभी साइड देख में लेंगे, रखी थी, तो हम क्योंकि सुनते रहेंगे। मेरा मुझे लगा हम फिर कभी देख लेंगे। तो आज एक नया विषय चला है, तो इस नए विषय पे हमारी अच्छी बातचीत हुई, तो उसके लिए हम आपका बहुत 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 शुक्रिया करते हैं। डॉक्टर दमयंती जी, जी सोनिया जी की उपस्थिति में हम हर आपका कार्यक्रम और रोचक होता आपके है पटल ये। का बहुत धन्यवाद बहुत अदा बहुत करते हैं, आपका बहुत क्योंकि बहुत शुक्रिया। आपने मैं नहीं समझता था कि ये जो सोनिया, अक्स, सोनम, ये जो हैं, इनको इस तरह से बात करना हो पाएगा हमसे, आता क्योंकि होगा। मैं तो दूसरे तरह का व्यक्ति हूँ। मैं अति गंभीर हमेशा ही रहना, तो पता नहीं क्या हो, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपका पटल, रश्मि, वो बहुत पहले भी एक बार उन्होंने कभी कहा था, पर मैंने उनको उस समय बहुत महत्व नहीं दिया, या कुछ ऐसा हमारे पास व्यस्तता थी, हमने नहीं बात की। आज मुझे ऐसा लगा कि देर हुई और मुझे पहले आना चाहिए था। मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और आपको अच्छे से ये सारी बातें करने के लिए, और एक में बाल में खाल तमाम निकाल निकाल के मुझसे उगलवाने के लिए, जो बहुत सारा ज्ञान हम कोशिश करते हैं इकट्ठा करने की, क्योंकि कई बार अटकाव हो जाए, अगर हमने ये पढ़ा लिखा नहीं हो, जाना नहीं हो, जी तो बहुत सारी बातें हमें फंसा देंगी और चुप करा देंगी। जी तो जी अभी तो जी, ऐसा लगा कि मेरी बातें सब तक पहुंची, और आपने विशेष रूप से उन्हें प्रस्तुत बेशक ऐसे पहुंची है किया सर, कि वो ठीक से पहुंची बेशक लोगों तक। पहुंची है। और आप दोनों का और इस पटल का बहुत धन्यवाद। और जितने आपका हमारे बहुत श्रोता बहुत शुक्रिया और सर, दर्शक बहुत जुड़े, बहुत शुक्रिया। उनसे भी बहुत, उनका भी आभारी हूँ कि उन्होंने अच्छे खुले मन से मुझसे बातें की, और जो ज्योतिष को लेके तमाम शंकाएं और प्रश्न हैं, उनको लेके भी बातें की। मैं ये नहीं कहता कि आप अचानक किसी चीज पर यकीन कर लें, लेकिन जी जी देखें। मैं ये कह रहा हूँ, फंसने की क्या आवश्यकता है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई दिशा चाहिए, आपके जीवन में कोई संकट दिखाई न भी पड़े, तो संभावनाओं के लिए देखिए, संकट के लिए देखिए, रोगों के लिए देखिए, देश विदेश जाने के लिए देखिए, नौकरियां बदलने के लिए देखिए, अपनी संतानों के लिए देखिए। ये तमाम ऐसे मसले हैं जिन पे आप इसका एक तरह से मैनेजमेंट
के इश्यूज पे बात कर सकते हैं कि इसे कैसे मैनेज करें। अगर पैसा नहीं आ रहा है, रुक रहा है, कोई रोग की संभावना है, जो पैदा हुए रोग हैं वो आसानी से ठीक हो सकते हैं। जो ग्रहों की छाया रोगों जी की आ जाती है, आप लड़ते हैं हर एक से आपकी मुकदमेबाजी होने लगती है, भाइयों से लड़ाई कर रहे हैं, संपत्ति पर बंटवारा ही नहीं हो रहा। मंगल को देखो, आपका मंगल खराब है, आपका मन ठीक नहीं रहता, आप रोज डिप्रेशन में जाते हैं, जरा सी बात आपको बुरी लगती है, आप चीखने चिल्लाने लगते हैं। अपने चंद्रमा को देखो भाई, ऐसा आपका 18 अक्टूबर से 18 नवंबर के बीच का जन्म है, तो जीवन में सब कुछ कम मिलने वाला है। अमावस्या का जन्म है, कम मिलने वाला है। ग्रहण का जन्म है, कम मिलने वाला है। गंड मूल नक्षत्र जो है 6, उनमें जन्म है, तीनों नोट ऊपर के, तीनों नोट नीचे के, यानी बुध के नक्षत्र की आखिरी स्थिति में, डिग्रीज में, और केतु के नक्षत्र की शुरुआती डिग्रीज में। अगर आपका जन्म है तो आप जीवन में बहुत कष्ट पाने वाले हैं, उनसे निकलने में मुश्किल होती है। और कई आपकी उम्र के या बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अपनी जन्म तिथि एग्जैक्ट नहीं पता या समय नहीं पता, तो उनको याद नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए भी बड़ी दिक्कत आ जाती है कि वो कैसे। उनके लिए हमारे पास दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हम केपी एस्ट्रोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हैं। और उसमें क्या है कि प्रश्न की ऐसी पद्धति, जैसे आपके पूरे जीवन का ब्यौरा बताना तो ठीक नहीं होता उससे, क्योंकि आप बहुत लंबी 60 साल बाद क्या होगा ये तो नहीं, लेकिन अगर आपसे आपने कोई प्रश्न किसी विषय पर किया तो उसका एक पैटर्न, वहां एक प्रोसेस है कि उसमें बहुत कम गैप के समयों में वो प्रश्न बनता है, उसकी कुंडली बनती, और उससे वो उस पर्टिकुलर सवाल को मैनेज करते हैं। और बहुत सारे लोगों की चीजें हम ऐसे बता पाते हैं, आसान होता है वो। ऐसे तो उसकी गणित है, लेकिन उसमें कैलकुलेट करके हम विवाह का, नौकरियों का, स्थानांतरण का, विदेश गमन का, रोगों का, बल्कि अगर कोई बीमार है तो हॉस्पिटल जाएगा नहीं जाएगा, घर में ही ठीक होगा। मृत्यु संबंधी कोई मसले हैं जो संकट उस तरह का आ रहा है, तो ये सारी बात उससे, प्रश्न से ये पता चल सकती है और चलती है। मैं बहुत सारे लोगों को, जिनके पास नहीं है या जिनके पास है भी, जैसे है भी तो भी हम जेल जाने का जैसे किसी का है, तो हम मूल कुंडली से नहीं देखेंगे, जी 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 जी, हम प्रश्न से ही देखेंगे। हम ऐसे ही वो, हाँ, मुकदमा जो है वो मैनेज होगा कि खाली हमने किसी की कुंडली हम देख रहे थे तो उनकी ऐसे ही उन्होंने जो पूछा था उसके उत्तर दे रहे थे। अचानक अंत में जाते जाते हमने कहा कि आप कभी जेल का जाने जैसा तो कुछ नहीं बना आपका। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फिर 3 दिन बाद उनका फोन आया मेरे पास कि सर आप जेल का कह रहे थे कुछ। हमने कहा हाँ, मुझे ऐसा लगा तो मैंने पूछा। बोले नहीं, वो ऐसी स्थिति बन गई है, मुझे ऐसा हो सकता है कि मुझे जाना पड़े, ऐसा ये मुकदमा हो गया, फलां हो गया। तो बताया मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। मैं ये क्लेम नहीं करता कि मैं दुनिया का बहुत अच्छा जो चीज, हाँ नहीं वो बात, लेकिन मैं एक बेहतर इंसान के तौर पर, एक गाइड की तौर पर काम करना चाहता हूँ, और मुफ्त में नहीं करता। ये सच है कि मतलब मैं वो करना नहीं चाहता। मेरे पास इतनी भीड़ मित्रों की, परिचितों की रहती रही है कि मैं अपना काम करने के लायक हमारे पास समय नहीं बचता। तो वो एक बात तो है कि हम पैसा हमको भी चाहिए, पर मैं ये नहीं कहता कि मैं लूट लूंगा, खराब करूंगा, आपको खराब आपके साथ व्यवहार करूंगा। मैं एक बेहतर मनुष्य की तरह आपको बेहतर राय देता हूँ। ये मेरा यूएसपी है। ये बड़ी बात है, ये सच और स्पष्ट अपने आप में बात कहना बड़ी बात है। कोई भी डॉक्टर बिल्कुल खाली फ्री में आपको हर समय इलाज नहीं दे सकता, कोई भी टीचर आपको फ्री में एजुकेशन नहीं दे सकता हर समय। तो ऐसे आपकी भी ये पढ़ाई है कि बिल्कुल आप इस तरह से नहीं कर सकते। और मैं तो ये भी कहती हूँ कि साहित्य भी, अगर हम, हमारी किताबें भी छपती हैं या हम करते हैं, वो भी हमें मुफ्त में नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि मुफ्त में मिली हुई कोई चीज या मुफ्त में बांटी हुई कोई चीज की कभी कद्र नहीं होती। ऐसा मेरा भी ऐसा ही मानना है। हमें अगर साहित्य भी है तो हमें खरीद कर पढ़ना चाहिए। जिसको शौक होगा पढ़ने का,
फिर वो खरीदेगा। और अगर आप किसी को जबरदस्ती दोगे तो वो उसे साइड में रखेगा, मुझे नहीं लगता कि वो उस पुस्तक को खोल के पढ़ने का ठीक बात है। दूसरा साहस भी कर पाएगा। तो इसीलिए मुफ्त में, जी बेशक मुफ्त में करने से लोग फालतू लाभ भी उठाने लगते हैं और अननेसेसरी भी आपको परेशान करते हैं। और अभी जैसा कि आपने बताया, और जो विश्वास की बात है, देखिए ये अपने-अपने विश्वास की बात है। हम भारत देश में रहते हैं और यहाँ तो विदेशी भी विश्वास करते हैं, वो बाहर से आकर हमारे मंदिरों और हमारे देवताओं में विश्वास करते हैं। और विश्वास तो वो बड़ी चीज़ है कि वो पत्थर को भी भगवान बना देती है। जी, जी। और हमारे मन को शांति मिलती है अगर किसी काम से और किसी दान पुण्य से, तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और एक रोग का अगर हमें पता चलता है, एक ग्रह का अगर हमें पता चलता है, अगर हमें पता लग जाए कि बारिश आने वाली है, ओले पड़ने वाले हैं, तो हम उस समय में घर से बाहर नहीं निकलेंगे या छाते का उपयोग जी। करके निकलेंगे। तो यही सब बातें, यही सब उपाय जो हमें हमारे साथ अभी साझा हुए, आपने कहे हैं। तो आपका फिर से धन्यवाद। मैं बहुत-बहुत शुक्रिया और अभिनंदन करती हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया जितने लोग अंत तक हमारे साथ जुड़े रहे। नमस्कार सर, आपको बहुत-बहुत प्रणाम। सभी और का मैं इसको सभी का अंत नहीं कहूँगी, विराम है। फिर कभी मिलेंगे किसी और मंच से, जी, ज़रूर मिलेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद, आभार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।